आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत उपहार देना चाहती हूँ। ऐसा उपहार जिसे लेने के बाद तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खुशी होगी। दुनिया के किसी भी गम को तुम्हारे करीब आने से रोक दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे भगवान से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तान्या नाम की एक 24 वर्षीय लड़की अपने खास दोस्त की गोद में सोती हुई बोल रही है। उसका दोस्त बस तान्या के बाल को सहलाते हुए उसकी ओर देख रहा है, लेकिन गहरी सोच में होने के कारण तान्या की एक भी बात नहीं सुन पाया। अपने दोस्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए माही ने चहकते हुए कहा, लल्लू, तुम सुन भी रहे हो या मैं पागलों की तरह बड़बड़ाई जा रही हूँ? तान्या की बात सुनकर लल्लू होश में आया और चौंकते हुए बोला, हाँ हाँ बोलो ना। तान्या, क्या मतलब? मैं कब से बड़बड़ाए जा रही हूँ और तुम किसी और के ख्यालों में खोए हुए हो। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। तान्या उसके गोद से उठ गई और अपने मुंह को फेरती हुई दूसरी ओर देखने लगी। लल्लू उसे अपनी ओर किया और उसके गले से लिपट कर बोला, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम जानती हो ना, आज मेरे नए बॉस आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे गंवारपन की वजह से मेरी जॉब चली जाए। किसी ने कहा है कि इस नए बॉस मनोज को गंवार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर मेरे जैसे लल्लू। तान्या झट से लल्लू के होठ को अपनी तर्जनी उंगली से दबा दी और बोली, खबरदार, जो अपने आप को लल्लू बोले तो तुम लल्लन सिंह हो और लल्लन सिंह ही रहोगे। मेरे अलावा कोई तुम्हें लल्लू बोले ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। और हाँ, तुम्हारे बॉस क्या नाम बोले? मनोज। उस मनोज की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मेरे लल्लन सिंह को गंवार या लल्लू समझे। अब तुम्हें टेंशन कम हो गई ना? अब तुम जाओ और अपने नए बॉस का सामना अच्छे से करना, डरना बिल्कुल नहीं। लल्लू, फिर भी डर लग रहा है। कहाँ वो पढ़ा लिखा और मैं ठीक से हिंदी भी नहीं जानता। अगर वो मुझे नौकरी से निकाल दिया तो? मुझे सबसे ज़्यादा डर तो इस बात से लग रहा है कि कहीं इतने सालों से बनाए हुए इज्जत को ख़राब ना कर दे ये मनोज। तान्या, लो पानी पी लो और सुनो, वो भी इंसान है। अगर तुमसे बोलने में गलती हो भी गई जाएगी तो कुछ नहीं बोलेगा। गलती तो हर इंसान से होती है। उधर दूसरी तरफ मनोज अपने घर में ब्लेज़र पहन रहा है और आईने के सामने खड़े होकर अपने एक सर्वेंट को आईने से ही गुस्से से देख रहा है। उसका सर्वेंट उसके पीछे हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठा हुआ है और माफ़ी मांग रहा है। मनोज अपने ब्लेज़र पहनकर पीछे मुड़ा और उस नौकर के सामने खड़े होकर बोला, जिस इंसान से गलती हो वो इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मनोज के सामने आने से पहले लोगों को अपनी भाषा के साथ साथ पहनावे का भी ध्यान रखना होता है। अगर तुम हमारे रहन सहन को ठीक से नहीं समझते तो हमारे लिए काम क्या खाक करोगे? गुस्से भरी आंखों को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोला। मनोज बहुत ही स्मार्ट और आकर्षक इंसान है। उसके पहनावे और रहन सहन के ढंग से हर कोई प्रभावित हो जाता है। मनोज की आंखों से गुस्सा गायब हो गई, लेकिन उस नौकर ने फिर से उसके जूतों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और बोला, आज के बाद मैं आपके हर कपड़े का नाम याद रखूंगा साहब। इस बार मुझे कम से कम मत निकालिए। मैं आपके ब्लेजर को गलत नामों से नहीं पुकारूंगा। उसके मुंह से गलत शब्द सुनते ही मनोज को फिर से गुस्सा आया और अपने पैर को झटकते हुए बोला, वो ब्लेजर नहीं ब्लेजर होता है। दो कौड़ी के नौकर, अब निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद मेरे आसपास भी मत भटकना। जो लोग खुद को परफेक्ट नहीं रख सकते उसकी मेरे आसपास भी रहने का कोई हक नहीं है। उस नौकर के हाथों को अपने पैरों से ही हटाते हुए उस कमरे से निकल गया। तान्या, अच्छा सुनो, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही अपने बॉस के सामने बोलना। गुड मॉर्निंग सर एंड वेलकम एज न्यू बॉस। बस 2 लाइन ही बोलने पर तुम्हारा बॉस खुश हो जाएगा और हो सके तो तुम्हारी प्रमोशन भी कर दे। लल्लू, मुझे तुम्हारी बातों से खुशी मिलती है। तान्या, अच्छा अब जाओ, लेट लतीफ़ किसी भी बॉस को अच्छा नहीं लगता। लल्लू वहाँ से अपने काम पर चला जाता है और यहाँ तान्या पूरे घर को सजाने लगती है। तान्या मन में, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो किया है वो कोई भगवान भी नहीं कर सकता है। तुमने मुझे अनाथ आश्रम से लाकर अपने माँ बाप के साथ रखा, मुझे माँ बाप का प्यार दिलवाया। तुम भले ही मेरे ऊपर किए हुए एहसान को भूल गए होगे, लेकिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जिस तरह तुम मेरी हंसी और खुशी के लिए अपने माँ बापों से लड़कर 4 साल की उम्र से ही
अपने साथ रख रहे हो, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन भर की मुस्कुराहट की वजह मैं बनना चाहती हूँ। आज मैं पढ़ लिख पाई हूँ बस तुम्हारी वजह से। तुम्हें तुम्हारी कम पढ़े होने की वजह से कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी मेरे लल्लू। आज माँ बापू घर पर नहीं हैं। जैसे ही शाम को तुम घर आओगे मैं तुम्हें प्रपोज करूँगी लल्लू। दुनिया की सारी खुशियों को तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँगी और कभी उदास नहीं होने दूँगी। बचपन की बातों को सोचते सोचते तान्या के आंखों में आंसू आ गए। एक मंदिर में दो 50 वर्षीय जोड़ी पूजा कर रहे हैं। वे लल्लू के माँ बापू हैं। लल्लू की माँ मंदिर के फेरे लेते वक्त अपने पति से बोली, आज शाम को हम घर पहुंच जाएंगे ना जी, मेरा ललन भूखा होगा। उसका पति बोला, वसुंधरा जी, तान्या बिटिया है ना, वो अच्छे से ख्याल रखेगी ललन का, तुम व्यर्थ में चिंता मत करो। उधर मनोज किसी को फ़ोन किया और बोला, आप जानते हो ना, मुझे सिर्फ परफेक्ट लोग और परफेक्ट काम ही पसंद है। जिस पल मुझे एक भी कमी नज़र आई उसी पल मैं आपके बॉस की कुर्सी छोड़कर वापस मुंबई चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी परफ्यूम में भी परफेक्टनेस की स्मेल ही आती है। मनोज उसी ऑफिस में जा रहा है जिस ऑफिस में लल्लू तान्या सारे कमरे में कैंडल लगाती है। चारों तरफ सफ़ेद पर्दे नज़र आ रहे हैं। तान्या मनी मन खूब खुश हो रही है। उधर लल्लू बहुत डर रहा है मनोज के नाम से। लल्लू के साथी, आज हमारे नए बॉस के स्वागत के लिए हमने केक भी मंगवाया है और उनसे केक काटने के अनुरोध करने का काम तेरा है लल्लन। लल्लू, नहीं, हमसे ना हो पाएगा। तब तक मनोज सभी के सामने आया और सभी ने लल्लू को आगे कर दिया। लल्लू बेचारा क्या करता, डरते डरते अपने बॉस के नज़दीक गया और बोला, गुड मॉर्निंग सर, आप प्लीज़ इस केक को काटिए ना। उधर तान्या बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर आईने के सामने खड़ी है और खुद से बातें कर रही है। वाओ, जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। जब मैं खुद की इतनी तारीफ कर रही हूँ तो लल्लू तो मुझे इन कपड़ों में देखकर फिदा हो जाएगा। वो मेरे प्रपोजल को कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। मैं बस उसके चेहरे पर वो खुशी देखना चाहती हूँ। जब मैं उसे बोलूँगी आई लव यू लल्लू, तो वो खुशी से पागल हो जाएगा और मैं बस उसी खुशी को देखना चाहती हूँ। वो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे लिए मेरा जान है वो। तान्या खुशी खुशी सारे कमरे की लाइट बंद कर दी और सारे कैंडल्स को एक एक करके जलाने लगी। तान्या के गोरे बदन पर लाल कपड़े फब रहे थे। उसकी उम्र तो 24 साल थी, लेकिन अभी भी वो टीन एज लगती है। उसकी सुंदरता के आगे सभी फेल हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने लल्लू पर मरती है। उधर ऑफिस में मनोज के स्वागत के लिए सैकड़ों से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। इतने आदमी थे कि स्टेज का इंतजाम करना पड़ा था। उस स्टेज पर खड़े मनोज के सामने रखे केक की तरफ इशारा करते हुए लल्लू अपने बॉस को चाकू दे रहा है। सभी की इच्छा को देखते हुए मनोज ने केक काटा और तभी लल्लू अपनी भावनाओं में बह गया और बोल दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी लोग लल्लू की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे बीच बाजार में किसी ने एक चोर को पकड़ लिया हो। केक काटते देख लल्लू को लगा कि वही बोला जाता है और वो बिना सोचे समझे अपनी नादानियों के कारण वो सब बोल दिया। मनोज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इधर तान्या बीच कमरे में बैठी हुई है और सारे पर्दे इधर उधर बाबलों की तरह उड़ रहे हैं। बहुत सारे कैंडल भी बुझने लगे और तान्या उठकर उन कैंडल्स को जलाने लगी। जलाते हुए बोल भी रही है, अपने लल्लू के लिए मुझे ही ढाल बननी होगी। वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाया। इतना बड़ा कुर्बानी आजकल कौन करता है। जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन मैं उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दूंगी। उधर मनोज को लल्लू पर बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मनोज ने केक उठाकर लल्लू के चेहरे पर थोप दिया। जब केक का प्लेट नीचे गिरा तब लल्लू की सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, बाकी का चेहरा केक की मोटी परत से ढकी चुकी थी। मनोज अपने गुस्से भरी लफ्ज़ों में कहा, इस गंवार को किसने रखा इस ऑफिस में, जिसे ये भी समझना हो कि हर केक जन्मदिन की नहीं काटी जाती है। आई हेट दिस टाइप ऑफ पर्सन। बाहर फेंको इस गंवार को। एक आदमी ने उसकी ऊंची आवाज़ के बीच में ही बोलने की हिम्मत की, क्योंकि लल्लू इंसान तो बहुत अच्छा था। उस आदमी ने कहा, सर, ललन बहुत सालों से इस ऑफिस में काम कर रहा है। इसे बेस्ट एम्प्लॉय का इनाम भी मिला है। इस ऑफिस की इसकी ज़रूरत है सर। मनोज का गुस्सा कम नहीं हुआ था और अपने दांत को तकलीफ देते हुए उसने कहा, मनोज के आसपास सिर्फ परफेक्ट लोगों की ही ज़रूरत होती है, इस सड़क छाप एम्प्लॉय की नहीं। और ये लल्लन कितना भी अच्छा एम्प्लॉय क्यों ना हो, मुझे इस जंगली जानवर का शकल भी नहीं देखना है। लल्लू कहीं का।
बोलकर गुस्से में जिस तरह से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। मनोज के जाने के बाद स्टेज के नीचे बैठे सभी लोग लल्लू को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। लल्लू मूर्ति की तरह स्टेज पर खड़ा रहा। उसकी आंखों से निकल रहे आंसू की वजह से उसके गाल पर के केक साफ हो चुका था। उसके कानों तक बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, इस गंवार को किसने रखा ऑफिस में, लल्लू कहीं का। इधर तान्या के सभी कैंडल बार बार बुझे जा रहे थे। वो बार बार जलाने की कोशिश कर रही है। तान्या परेशान होते हुए मन में बोलती है, ये कैंडल जल क्यों नहीं रही है? कहीं मेरे लल्लू की खुशियों की नज़र तो नहीं लग गई? मैं मेरे लल्लू को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे ये कैंडल किसी भी तरह जलाना ही होगा, लल्लू आता ही होगा। सोचकर कैंडल फिर से जलाने लगी। सभी कैंडल तो जल गई, लेकिन तान्या के हाथ से एक कैंडल नीचे गिर गई। जब तान्या ने देखा कि लल्लू को एक दोस्त ने उसे घर के बाहर छोड़ दिया और लल्लू बिना कुछ बोले केक से लथपथ चेहरे को लटकाए हुए आया और उन्हीं कैंडल वाली बीच कमरे में बैठ गया। लल्लू के आंखों में अभी आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। तान्या बहुत परेशान हो गई और अपने लल्लू के पास जाते हुए बोली, लल्लू तुझे क्या हुआ? ये तुम्हारे चेहरे पर केक कैसे लगी हुई है? बोलो लल्लू, तुम इस तरह से चुप नहीं रह सकते हो, बोलो आखिर क्या हुआ है? उसके चेहरे को हिलाते डुलाते पूछ रही है। तान्या तुरंत बाहर गई और उस दोस्त को ढूंढने लगी जिसने लल्लू को यहाँ छोड़ गया था। बाहर जाने के बाद लल्लू का दोस्त मिला और फिर तान्या के पूछने पर उसने सारी बात बताई। सच्चाई जानने के बाद तान्या की तड़पन कम हो गई और अंदर जाकर लल्लू को गले लगा ली और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे लल्लू का कोई इतना बड़ा अपमान भी कर सकता है। तुम उसके कहने पर गंवार नहीं हो सकते लल्लू। तुम लल्लन सिंह हो और उस ऑफिस में तुम्हारी बहुत इज्जत है। उस मनोज के अपमान करने से तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। लल्लू के कानों में सिर्फ और सिर्फ वहाँ बैठे लोगों की हंसी गूंज रही थी। लल्लू के कानों में एक बात सबसे ज़्यादा दोहराई जा रही थी, इस गंवार को किसने रखा ऑफिस में, लल्लू कहीं का। मन में हो रहे सैलाबों से जूझने के कारण लल्लू अपनी दोस्त तान्या का एक भी बात सुन नहीं रहा था। ऊपर मनोज कैब में बैठा हुआ है और गुस्से में किसी को फ़ोन से बोल रहा है, मैं वापस मुंबई आ रहा हूँ, मुझे इन गंवार लोगों के साथ काम नहीं करना है। तान्या अपने दोस्त लल्लू को वॉशरूम में ले गई और उसके केक साफ करने लगी। दोनों चुपचाप थे। तान्या तो गुस्से की वजह से चुप थी, लेकिन लल्लू अपने हुए अपमान की वजह से। लल्लू के मन में उस अपमान की साक्षात दृश्य चल रहे थे। तान्या उसके गालों से केक को साफ करते हुए सोच रही है, लल्लू इस तरह से चुपचाप रहेगा तो इसके मन के घाव और बढ़ते जाएंगे। मुझे कुछ भी करके इसे रुलाना होगा ताकि इसके मन में कोई घाव ना रहे और मन साफ हो सके, चाहे उसके लिए इसे रोना ही क्यों ना पड़े। लल्लू दीवार को देख रहा था और तान्या उसे अपनी ओर करते हुए बोली, लल्लू तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तुझे अपने अपमान के लिए तुझे शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनोज तेरा अपमान नहीं किया है, बल्कि खुद के संस्कारों का अपमान किया है। बोल लल्लू, कुछ बोलता क्यों नहीं? लल्लू, इसी चीख के साथ मजबूरन तान्या ने लल्लू को जोरदार चांटा लगाया। लल्लू को होश आया और तान्या के गले लगकर खूब रोने लगा। मुंबई में मनोज की माँ अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए बोल रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, जो आपने मेरे मनोज को वापस मुंबई भेज दिया। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती हूँ, चाहे कुछ भी हुआ होगा, लेकिन मैं खुश इस बात से हूँ कि मेरा लाल मेरे पास आ रहा है। प्रिया बेटा, तुम कुमकुम और थाली सजाओ, मनोज कभी भी आता ही होगा। मनोज की बहन प्रिया वहीं खड़ी थी और माँ की बात सुनने के बाद थाली सजाने लगी। प्रिया, माम, आपको पता है ना, भाई को कुमकुम पसंद नहीं है, कहीं उन्होंने पूजा की थाली को अपमान कर दिया तो? मॉम, प्रिया, ये बात भी तुम अच्छे से जानती हो कि मनोज चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन भगवान की चीज़ का कभी भी अपमान नहीं करेगा। प्रिया, जी मॉम। लल्लू के घर पर उसके माँ बाप आते हैं और आवाज़ लगाते हैं, लल्लन बेटा, लल्लन कहाँ हो बेटा? और ये हॉल में इतनी सारी मोमबत्तियाँ जलाने की क्या ज़रूरत थी? तान्या, ये लड़की कहाँ गायब हो गई? कहाँ हो दोनों? बोलकर दोनों अपने कमरे में चले गए। वॉशरूम में तान्या अपने लल्लू का आंसू गिन रही है। लल्लू उसके कंधों पर अपना सर रखकर खूब आंसू बहाए जा रहा है और तान्या बिना कुछ बोले बस उसके आंसुओं को गिरते हुए देख रही है और गुस्से भरी नज़रों से मन में सोच रही है, 175, 176, 177, 178, 179, 180। उसके मन में हो रही गिनती रुक गई जब लल्लू ने कहा, क्या हुआ तान्या, तुम क्या सोच रही हो? और हाँ,
आज तुमने मेरे पसंद के कपड़े पहने हैं, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोल रहा था। आंसू बहाने की वजह से लल्लू का दिल थोड़ा हल्का हो गया। फिर लल्लू ने तान्या की चिंता करना शुरू कर दिया। लल्लू, तान्या बोलो कुछ, मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो तान्या। तान्या लल्लू के पास से उठी और बाथरूम के झरने चालू कर दी। लल्लू के शरीर पर पानी गिरने लगे और तान्या बाहर जाते हुए बोलने लगी, माफ़ी तो अब मनोज मांगेगा लल्लू। इस शब्द को बोलते वक्त तान्या की आंखों से ज्वालामुखी निकल रही थी। वो इतने गुस्से में थी कि बाहर हॉल में गई और एक टेबल पर सजाए हुए कपड़े को उठाकर फेंक दी और उस टेबल पर रखे शीशे के गिलास और फूलदानी भी टूटकर गिर गए। उसे फेंकते वक्त तान्या ने जोर से चिल्लाकर गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मनोज मेरे लल्लू को रुलाने की। अब तुम्हें मैंने खून के आंसू न रुलाए तो मेरा नाम भी तान्या नहीं। मेरे लल्लू का कोई अपमान करे ये लल्लू सह सकता है, लेकिन उसकी तान्या नहीं सहेगी। 180 आंसू के बूंद को सूद समेत बदला ना लिया तो मेरा नाम भी तान्या नहीं। मनोज, उस टेबल से गिरे शीशे की टूटने की आवाज़ अंदर वॉशरूम में गया और लल्लू परेशान होकर भीगे हुए बाहर हॉल में आ गया। वहीं उसके माँ बापू भी बाहर हॉल में आ गए। लल्लू अपने दोस्त तान्या को पकड़ लिया और उसे एक जगह बैठाते हुए बोला, शांत हो जाओ तान्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तान्या अपने लल्लू के मजबूत बाहों से बाहर होते हुए कैंडल के समूह के पास गई और उन सभी मोमबत्तियों को फेंकते हुए गुस्से में बोली, आई विल किल यू मनोज। तान्या टूट कर बैठ गई और लल्लू उसे गले लगा लिया। उसके माँ बापू भी उसके पास आए और तान्या को संभालते हुए बापू ने कहा, तान्या बेटा, हम सब जानते हैं कि तुम ललन का अपमान नहीं सह सकती हो, लेकिन इस तरह खुद को तकलीफ देने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलो उठो और खाना खिलाओ हम सबको, खासकर अपने लल्लू को। तान्या लल्लू की गोद से उठकर अपने बापू की गोद में चली गई और रोते हुए बोली, मैं लल्लू का अपमान नहीं सह सकती बापू। लल्लू ने जो मेरे लिए किया वो कोई भगवान भी नहीं कर सकता है, और मैं अपने लल्लू का इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर सकूं? मुझे जो बन पड़ेगा वो करूंगी अपने लल्लू के अभिमान के लिए। सभी लोग तान्या के आंसू पोंछने लगे। तभी लल्लू का दोस्त अमन आया और बोला, लल्लू तू ठीक तो है ना? उस वक्त मुझे कुछ काम था इसलिए मैं चला गया था। उधर दूसरी तरफ मनोज अपने घर मुंबई पहुंचा और उसकी माँ आरती की थाल से उसे कुमकुम लगाकर स्वागत करते हुए अपने घर में प्रवेश करवाया। अपने माँ के पैर छूने के बाद मनोज बोला, माँ आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? बस एक दिन के लिए तो गया था घर से बाहर, अब मैं वापस आपके पास आ गया हूँ ना, आप रोना बंद करो। वैसे भी आपको तो पता है जिस जगह पर परफेक्ट लोग और परफेक्ट चीज़ें ना हो उस जगह पर मेरा कोई जगह नहीं होता है। वहाँ बहुत ही कमाल लोग थे, इसलिए मुझे उस बॉस की कुर्सी को छोड़ना पड़ा। अमन को देखकर तान्या को वो सब बात याद आने लगी जो अमन ने बताया था कि कैसे मनोज ने उसके लल्लू को सभी के सामने अपमान किया था, कैसे मनोज ने सैकड़ों लोगों के बीच लल्लू के चेहरे पर केक थोप दिया था। तान्या को बहुत बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपने दांत को कटकटाने लगी। गुस्से में उठी और अपनी आँख को बहुत बड़े बड़े करते हुए एक चाकू उठाई और सभी लोगों के सामने अपने बाएं हाथ पर जोर से उस चाकू से प्रहार कर ली। तान्या ने गुस्से और हाथ के बीच चाकू से हुए छेद के दर्द से अपनी आँख बंद कर ली और सभी लोग चीख उठे, तान्या! लल्लू तुम पागल हो गई हो? तान्या, मुझे नहीं चाहिए अपने अपमान का बदला, मुझे बस तुम चाहिए। अमन, तान्या ये क्या किया तुमने? माँ, ये क्या किया तुमने? कितना दर्द हो रहा होगा, तुम मेरे ललन के लिए खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो क्यों? बापू, ललन जल्दी से दवा लगाने वाला बॉक्स लेकर आओ। तान्या के हाथों से बहुत ज़्यादा खून बह रहे थे। तान्या, रुको लल्लू, तुम कोई दवा नहीं लगाओगे मेरे इस जख्म पर। मैं इस दर्द को तब तक सहती रहूँगी जब तक उस मनोज को अपमान करके आंसू की 180 बूंद न गिरा दूँ। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी उस मनोज को, चिल्लाते हुए। अमन, परंतु कैसे? मनोज तो वापस अपने घर मुंबई चला गया। अब उससे बदला लेने के बारे में भूल जाओ तान्या, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ऑफिस में ललन को वापस उसी इज्जत से देखेंगे सब। अब दवा लगा लो और भूल जाओ इस अपमान को। तान्या, नहीं अमन, मैं अपना अपमान भूल सकती हूँ लेकिन लल्लू का अपमान कभी भी नहीं भूल सकती।
उस मनोज से अपने लल्लू के आंसुओं का बदला तो मैं लेकर रहूँगी, तभी मैं चैन से जी पाऊँगी, चाहे उसके लिए मुझे मुंबई ही क्यों ना जाना पड़े। अगर तान्या उसे अपमान करके रुलाई नहीं ना, तो लल्लू की दोस्त नहीं होगी। सुबह की सूर्य की किरणों के साथ मुंबई के सड़क पर चल रहे एक ऑटो में तान्या और अमन बैठे हुए हैं। अमन, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ देता। मनोज के बारे में बहुत सारी जानकारी है मुझे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा मनोज से बदले लेने में। ललन मेरा भी उतना ही खास दोस्त है जितना तुम्हारा। ललन के लिए मैं भी किसी हद तक जा सकता हूँ। तान्या अपने जख्म को देखती रही और कुछ नहीं बोली। उसे बस लल्लू की आंसू याद आ रहे हैं। तान्या अपने मन में सोच रही है, जिस रात मैं अपने लल्लू को दिल की बात बताने वाली थी, उसी रात तुमने लल्लू का इतना बड़ा अपमान किया। अब कभी लल्लू अपने ऑफिस नहीं जा पाएगा। मेरे इस जख्म की कसम, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मनोज। अब मैं लल्लू को तभी प्रपोज करूंगी जब तुम्हें तुम्हारी आंखों में आंसू की 180 बूंदें गिरते देख लूँगी। अमन, तान्या, तुम्हें अपने जख्म को ठीक कर लेनी चाहिए। तान्या, नहीं अमन, इस जख्म की दर्द जितने बढ़ेंगे उतने मेरे अंदर बदले की आग सुलगेगी। जिस दिन मैं अपने बदले को भूलने लगूंगी, उस दिन मेरे हाथ पर ये हप्पी मारना। मुझे फिर से वो सारी आंसू की बूंदें याद आ जाएंगी जो मनोज ने मेरे लल्लू को दिए थे। लल्लू और उसके माँ बापू परेशान हो रहे हैं और साथ में लल्लू अब अपने अपमान से ज़्यादा तान्या की चिंता करने लगा। बापू, देखा वसुंधरा जी, मैंने आपसे कहा था ना, तान्या बिटिया बहुत ख्याल रखती है हमारे ललन का। वो तो ललन के अपमान को भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। माँ, हाँ जी, मैं इतने दिनों तक उसे पता नहीं क्या क्या सुनाती रहती थी, लेकिन वो तो मेरे ललन के पैसों पर नहीं, उसकी इज्जत पर मरती है। ललन वही कुछ सोच में बैठा हुआ है मनोज हाउस में। मॉम, जल्दी करो, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रही है। जूतों के स्टैंड के पास खड़े होकर मनोज अपने माँ से बोल रहा है, जस्ट 5 सेकेंड बेटा, ये लो अपने जूते। तुझे बिना कितनी बार कहती हूँ कि नौकरों को काम से मत निकाला करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी मॉम को ही परेशान करना है। उसकी माँ उसके पैरों के सामने जूतों की जोड़ी को रखते हुए बोली, माँ, आपको पता है ना, मुझे अपने आसपास सिर्फ परफेक्ट लोग ही चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, मुझे ब्लेस दो मॉम। मनोज अपनी माँ के पैर छूते हुए बोला। मनोज हाउस के बाहर निकला और अपनी कार में बैठकर चला गया। उसके जाने के बाद उसकी माँ सोचने लगी, मुझे चिंता तो इस बात से है कि नौकर का तो ठीक है बेटा, बट तुम्हारे लिए परफेक्ट वाइफ कैसे ढूंढूंगी। 28 साल के हो चुके हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। मनोज के जाने के बाद मेन गेट पर अमन आया और उसकी माँ से नौकरी की बात करके नौकर बन गया और उसके घर में घुस गया। अंदर जाने के बाद याद करता है कि उसने तान्या से क्या कहा था। देखो तान्या, हम दोनों एक साथ उस घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। मैं पहले जाता हूँ और फिर किसी तरह तुम्हें बुला लूँगा। अमन, मैडम जी, आपके बेटे अभी अभी घर से बाहर गए हैं, लगता है किसी ज़रूरी काम से गए हैं ना। मनोज की मॉम, हाँ, आज उसका अमेरिका की किसी डील को लेकर मीटिंग है, वही पूरा करने गया है मेरा बेटा। अमन, कौन से कंपनी में चल रही है मीटिंग। मनोज की मॉम, चिरंजीवी 5 स्टार रेस्टोरेंट में। प्रिया, मॉम, आप इस नौकर से क्यों बता रहे हो कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और तुम नौकर हो तो नौकर बने रहो, इस घर के मालिक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमन, सॉरी मैडम, मैं तो बस। मनोज की मॉम, रहने दो बेटा, कोई बात नहीं। अमन तुरंत अकेले पाकर तान्या के पास फ़ोन किया और बोला, चिरंजीवी 5 स्टार रेस्टोरेंट, बोलकर तुरंत फ़ोन काट दिया ताकि कोई सुन ना ले। रेस्टोरेंट में मनोज अपनी मीटिंग ख़त्म करके टेबल पर ही बैठा था, लेकिन उसके अमेरिका के आदमी वहाँ से चले गए थे। यूँ इस वक्त अकेले ही था। तान्या उसके सामने आकर बोली, हाय मिस्टर, इफ़ यू डोंट माइंड, ये टेबल मैं ऑलरेडी बुक कर चुकी हूँ, सो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। मनोज उठा और वहाँ से जाने लगा। तान्या उसकी जगह पर बैठ गई और सोचने लगी, मन तो कर रहा है यहीं सबके सामने 1-2 थप्पड़ लगा दूँ, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से बदला नहीं लेती मैं तो तुम्हें आंसुओं के साथ नहाने का मौका देना चाहती हूँ। उसके लिए पहले मुझे नहाना पड़ेगा इस स्विमिंग पूल की तरफ देखते हुए। तब तक मनोज बाहर जाने लगा। तान्या जल्दी से स्विमिंग पूल के पास गई और अमन को कॉल की। अमन, क्या तुम ऐसा नहीं करोगी तान्या, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे तुम्हें इस घर में लाने के लिए। तुम्हें पता है ना, तुम्हें तैरना नहीं आता है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है।
तान्या, मैं जल्द से जल्द अपने बदले को पूरा करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे अपनी जान को दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। मैं जानती हूँ अमन, मुझे तैरना नहीं आता। अगर मैं उस घर के अंदर आने में कामयाब हो गई तो मेरे राज को बाहर आने से रोक के रखना, जब तक मैं होश में ना आ जाऊं। अगर मैं मर गई तो मेरे लल्लू का ख्याल रखना। अमन, ये कैसी फालतू बकवास कर रही हो यार, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तान्या, अच्छा अमन, अब वो बाहर जाने लगा है, मुझे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा, बोलकर फ़ोन काट दी और पानी में कूद गई। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तान्या अंदर डूबने लगी क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है। तान्या डूबते हुए सोच रही है, अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। लल्लू, तुमने मेरे लिए जो किया उसके आगे तो ये बहुत कम है। तान्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और अब तो उसके हाथ पांव भी चलना बंद हो गए। तान्या ढेर सारे पानी पी गई और अंदर डूबने लगी। उसकी आंखें भी बंद हो गई। वहाँ खड़े सभी के दिल जोर जोर से धड़कने लगे, धक 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 धक। उधर लल्लू अपनी माँ की मदद कर रहा था सब्जी काटने में। अचानक लल्लू की उंगली थोड़ी सी कट गई और वो चिंतित होते हुए चीख पड़ा, तान्या। ललन के इस चीख से उसके माँ बापू उसके पास आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ बेटा? लल्लू, माँ बापू, तान्या बहुत बड़ी मुसीबत में है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। माँ, मैं उसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? आह, अपने कटे हुए उंगली को हिलाते हुए वसुंधरा, ललन, तुम्हारे हाथों से तो खून बह रही है, तुम्हें दर्द हो रहा है बेटा? ललन, माँ, जब मुझे इतनी छोटी सी चोट में दर्द हो रही है तो सोचो तान्या कितनी बड़ी दर्द में है। मुझे उसके पास जाना है माँ, मैं उसे और दर्द नहीं दे सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ माँ, अपने तान्या के पास, साइको की तरह रिएक्ट करते हुए बोल रहा है। उधर स्विमिंग पूल में तान्या के हाथ और पैर छितर चुके थे। उसकी सांसें बस नाम मात्र के चल रहे थे। वहाँ खड़ा कोई व्यक्ति तान्या को नहीं बचा रहा था। सभी के दिल में बस धक धक हो रहे थे। उधर अमन के दिल भी घबरा रहा था क्योंकि वो जानता था कि तान्या को तैरना नहीं आता है। अमन के दिल में भी धक धक हो रहे हैं। अचानक मनोज को वहाँ भीड़ नजर आई और वो स्विमिंग पूल में कूद गया। अंदर जाकर मनोज ने तान्या को बचाया और सीधा अपने घर ले गया। मनोज हाउस में, प्रिया, मॉम, भाई ने एक अनजान लड़की को घर में क्यों लाया? मनोज, तुम नहीं समझोगी प्रिया, मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की पूछताछ के कारण मेरा नाम पुलिस के पास जाए। मॉम, हाँ बेटा, अच्छा किया, और जैसे ही इस लड़की को होश आएगा अपने घर चली जाएगी। वैसे दिखने में बहुत सुंदर लड़की है, लगता है बड़े घर की लड़की है। इसके शरीर पर लाल कपड़े फब रहे हैं ना? प्रिया, अब ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि भाई के लिए परफेक्ट रहेगी, माँ की तरफ आंख दिखाते हुए। अमन मन में, अभी तक तान्या को होश नहीं आया है, भगवान उसकी रक्षा करना, कहीं ज़्यादा चोट वोट लगने के कारण कुछ हो ना जाए। सब लोग तान्या के कमरे के बाहर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। तान्या उठी और अपने आसपास देखने लगी। सभी लोग उसे ही देख रहे थे। तान्या अपने कमरे में अंदर चारों ओर गुस्से में देखने लगी। अपनी आंखें बड़ी की और चिल्लाकर बोली, रामू काका। बाहर से प्रिया की मॉम अपनी बेटी से बोल रही हैं, लगता है इससे नौकर का नाम है, अपने नौकर को भेज दूँ क्या इसके पास? प्रिया, नहीं, आप जल्दी से इसे घर से बाहर भेजने का इंतजाम करो। मनोज वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसका कदम रुक गया जब तान्या जोर जोर से चिल्लाने लगी, कहाँ मर गए सबके सब? मेरे कमरे में इतनी घटिया कॉम्बिनेशन करने की हिम्मत किसकी हुई? रेड बेडशीट के साथ ब्लू पिलो किसने लगाया? तुम सबको पता है ना, जो चीज़ परफेक्ट ना हो उसे मैं देखना भी पसंद नहीं करती। तुम सबको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। अगर 5 मिनट में मेरे कमरे की कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हुई तो इस खिड़की के पास ब्लैक पर्दे किसने लगाए? मेरे टेबल पर रोज का फूल किसने रखा? रामू काका, यहाँ आइए और जल्दी से साफ कीजिए इस घटिया कॉम्बिनेशन को। जोर जोर से चिल्लाने के कारण तान्या की सांस फूलने लगी और फिर भी यो एक फूलदानी को उठाई और फर्श पर पटक दी। हाँफते हुए बेड पर गई और लेट गई। बाहर खड़ी प्रिया अपनी माँ की तरफ देखते हुए धीमे से बोली, दूसरी मनोज। मॉम, ऐसे मत बोलो, मनोज सुनेगा तो बुरा मान जाएगा। मनोज अपने मन में, इम्प्रेसिंग, वेरी इम्प्रेसिंग, ये तो बिल्कुल मेरे लायक है, मुझ जैसे ही परफेक्ट चीज़ों को ही पसंद करती है, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उधर ललन के घर पर ललन पागल जैसा अपनी माँ के सामने बोल रहा है, सोच माँ, अगर मुझसे छोटी सी चोट में इतना दर्द हो रहा है तो तान्या को कितना दर्द हो रहा होगा। वो अकेली कहाँ कहाँ भटक रही होगी मेरे खातिर। माँ, लेकिन अमन है ना उसके साथ, तू चिंता मत कर। बापू, हाँ बेटा, वापस आ जाएगी तान्या बिटिया,
ललन, नहीं बापू, मुझे अपनी तान्या की मदद के लिए जाना ही होगा। पागल हो गया था जो उसे अकेले जाने दिया, लेकिन अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ मुंबई, मनोज हाउस में। सब लोग अंदर गए और पूछने लगे कि कौन हो तुम, कहाँ पर है। तान्या अपना सर पकड़कर कुछ याद करने लगी और बोली, आप लोग कौन हो? मैं नहीं जानती आपको। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। मेरा नाम क्या है? मेरे कमरे में इतना घटिया कॉम्बिनेशन किसने लगाया? मनोज, इसलिए मैं बोलता हूँ कि गेस्ट रूम हो या कोई भी, हर जगह परफेक्टनेस चाहिए मुझे। लेकिन आप लोगों को क्या मतलब है? आपको तो बस मेरा कमरा परफेक्ट रखने आदत पर हो गई है। अब जवाब दो इस लड़की को। मॉम, तुमने बताया था ना कि बहुत देर तक पानी में रह गई थी, लगता है उसी कारण से याददाश्त चली गई इसकी। अमन, हे भगवान, अगर ये सब कुछ भूल जाएगी तो बदले कैसे लेगी ललन के अपमान का, सोचती हुई अमन तान्या के नज़दीक गया और उसके हाथ के जख्म को छूते हुए सभी से बोला, इसकी जख्म बहुत गहरी है और ये देखिए सिर्फ ओवर हाइडेड पट्टी है, इससे तो इन्फेक्शन बढ़ने का पूरा चांस है। जल्दी से इसके हाथों में पट्टी कर देता हूँ। प्रिया, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है इसके बिछड़े हुए दोस्त हो क्या तुम? अमन, नहीं, वो तो इंसानियत के। मॉम, बस कुछ सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, इसके हाथों में जल्दी से मलहम पट्टी करो। तान्या, नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, ये जख्म तब तक ठीक नहीं होगा जब तक इसका मकसद पूरा ना हो जाए। अमन की तरफ देखते हुए अमन समझ गया कि तान्या को कुछ नहीं हुआ है, वो बस नाटक कर रही है घर में रहने के लिए। मनोज, लेकिन इसकी मेमोरी का क्या? अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अमन, अगर डॉक्टर आ गया तो सारा झूठ पकड़ा जाएगा, सोचते हुए। तान्या, कुछ करो अमन, मैं इतनी जल्दी पकड़ी नहीं जा सकती, सोचते हुए मन में। अमन, रुकिए, कोई डॉक्टर को नहीं बुलाएगा, अगर डॉक्टर आ गया तो बात पुलिस तक पहुंच सकती है, समझने की कोशिश कीजिए, मैं भी डॉक्टर को फ़ोन लगाता हूं। मनोज, अब चाहे जो हो, लेकिन मैं किसी के जान के साथ नहीं खेल सकता हूं। तान्या और अमन दोनों एक दूसरे को चिंता भरी नज़रों से देखने लगे। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया और तान्या के चेकअप करने के बाद बोला, आई हैड चेक हर ट्विस्ट बट। तान्या अपनी आंख बंद कर ली थी और सोचने लगी, अब तो मैं गई, मेरा सच डॉक्टर सबको बता देगा, अब कैसे बदला ले पाऊंगी मैं अपने लल्लू के अपमानों का। मनोज, बट वाट डॉक्टर? डॉक्टर, बट शी इज़ लॉस्ट इट देयर मेमोरी पावर। तान्या सुनकर खुश हो गई और अमन से इशारा से पूछने लगी, कैसे हुआ ये सब? अमन याद करता है कि जब डॉक्टर अंदर आने वाला था तभी अमन ने उस डॉक्टर को पैसे दे दिया था। डॉक्टर, जब तक इन्हें कुछ याद नहीं आ जाता तब तक आपको इन्हें अपने घर पर ही रखना पड़ेगा। डॉक्टर वहाँ से चला गया। प्रिया, लो, अब ये हमारे साथ रहेंगी। मनोज, प्रिया ऐसे नहीं बोलते, ये हमारी गेस्ट है, और हाँ, नौकर से बोलकर ठीक वैसा ही कमरा सजा दीजिए जैसा। वैसे नाम क्या है आपका? अमन, तान्या। तान्या नाम है इसका। सभी लोग अमन की ओर देखने लगे। प्रिया, तुम्हें कैसे पता? अमन और तान्या भी घबरा गए कि आखिर जवाब क्या दें। अमन, वो इसके लॉकेट में लिखा हुआ है तो मुझे लगा। प्रिया ने उसके लॉकेट को देखा तो सही में तान्या ने अपने नाम का लॉकेट पहन रखा था। दोनों के दिल में शांति हुई। मनोज उठकर वहाँ से जाने लगा और जाते जाते बार बार तान्या को देख रहा था। मनोज को कभी स्विमिंग पूल वाली बात याद आ रही थी तो कभी उसके होश आने के बाद उसके परफेक्ट वाली बात बोली उसकी। मनोज को परफेक्ट लोग बहुत पसंद है, इसलिए शायद मनोज तान्या की तरफ आकर्षित होने लगा है। स्टेशन पर ललन पहुंचा और मन में सोच रहा है, तान्या कहाँ हो तुम, किस हालत में हो तुम? मैं मुंबई तो आ गया लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ मैं। एक काम करता हूँ, अमन को फ़ोन कर लेता हूँ। ललन ने अपना फ़ोन निकाला और अमन के पास लगाने लगा, लेकिन किसी आदमी से ललन टकरा गया और उसका फ़ोन रेल के पटरी पर गिर गया। ललन उस आदमी को गुस्से में आवाज़ देता रहा, लेकिन मुंबई में कहाँ कोई किसी का सुनता है। ललन अकेला, परेशान, डरा हुआ निकल गया तान्या को ढूंढने। ललन के घर पर। ललन के बापू, तुमने देखा वसुंधरा, कितना ख्याल रखता है तान्या का। वसुंधरा, इसी बात का तो डर है, कहीं उस अनाथ से शादी ना कर ले मेरा ललन। उसके बापू वसुंधरा डांटते हुए, वसुंधरा, मुझे डांटने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी डांट धरे के धरे रह जाओगे जब ललन के साथ तान्या ब्याह कर लेगी। आप समझते क्यों नहीं? इन दोनों की दोस्ती से ज़्यादा कुछ है? कोई इंसान दोस्ती के लिए अपने हाथ पर इतना बड़ा घाव देता है भला? उसके बापू, तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके प्यार से। तान्या से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती हमारे ललन को, क्योंकि वो
वसुंधरा, क्योंकि वो अनपढ़ है। किसकी वजह से? तान्या के पढ़ाने के कारण उसने काम करना शुरू कर दिया था। अब समझ आ रहा होगा उसे कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। चाहे मैं ललन की शादी अनपढ़ लड़की से करवा दूंगी, लेकिन तान्या से नहीं। मनोज हाउस में प्रिया और उसकी माँ मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं और वहीं हॉल में मनोज बैठा हुआ है। हॉल के ठीक सामने वाला कमरे में तान्या भी। तान्या के कमरे में अमन चाय लेकर के आपस में बात करने लगे। दरवाज़ा अच्छे से लगा नहीं था, जिसके कारण मनोज कुछ देख रहा था अंदर कमरे में। अमन, बहुत मुश्किल से मैं तुमसे अकेले में मिल रहा हूँ। अब जल्दी से आगे का प्लान बताओ, और हाँ, जितनी जल्दी हो सके बदले लो और यहाँ से चलो। मनोज तुम्हें जिस नज़रों से देख रहा था, मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे। तान्या, मैं इस घर में तो आ गई अमन, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं मनोज से बदला लूँ। अमन, मेरे पास एक आइडिया है। तान्या, जल्दी बोलो क्या आइडिया है। अमन, तुम्हें मनोज की मॉम से बात करके मनोज की कमजोरी को पकड़ना है और मौका मिलते ही उसके कमज़ोर नसों को दबाकर अपना बदला ले लेना है। समझ रही हो ना तान्या? मैं अच्छे से समझ गई अमन, लेकिन तुम अपने हाथ पर दवा लगा लो ना। उसके जख्मी हाथ को पकड़ते हुए मनोज हाल में से सब देख रहा था। तान्या, नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से। अमन बाहर गया और मनोज उसे अपने पास बुलाकर गुस्से भरी नज़रों से पूछने लगा, क्या कर रहे थे तुम उस लड़की के साथ? तुम्हें मॉम ने बताया है ना, अगर एक भी कमी नज़र आई तो तुम इस जॉब से बाहर। उसके हाथ क्यों छू रहे थे? अमन, वो सर मनोज, मैं तो क्या? चिल्लाकर सब लोग मनोज के पास गए और तान्या भी उसके चिल्लाने की वजह से हॉल में आ गई। अमन, उस लड़की ने कहा कि मेरे ड्रेस के साथ बैंडेज मैच नहीं कर रहा है, तो मैं बस उसके हाथ उठाकर उसके पट्टी और कपड़े को मिलाकर देख रहा था। तान्या, हाँ, और आपके घर में बस यही मुझे परफेक्ट लगा। आप लोग तो। मनोज, जाओ यहाँ से। अमन से इम्प्रेसिंग, वेरी इम्प्रेसिंग। मन में मनोज भी वहाँ से चला गया और तान्या उसकी मॉम से बातें करने लगी। मुंबई में ललन परेशान होकर घूम रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते से जाने पर तान्या मिलेगी और किस रास्ते से जाने पर वापस घर का रास्ता मिलेगा। ललन को अचानक एक गणपति मंदिर दिखी। वहाँ गाना बजाना हो रहा था और गणेश जी का सॉन्ग भी बज रहा था। गणेश सॉन्ग। ललन मंदिर में गया और भगवान के सामने मन में बोलने लगा, हे गणेश जी, मुझसे क्या पाप हो गई थी जो आप मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा ले रहे हो। मैं इतना बड़ा शहर में कहाँ ढूंढूं तान्या को। मुझे एक मर्द होने के कारण उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ गणेश जी। मैं तान्या की मदद कैसे करूँ? रास्ता दिखाइए प्रभु। अपना माथा झुका लिया। तभी उसके माथे पर एक कागज़ गिरा। उस पूजा में उपस्थित किसी आदमी के हाथों से वो कागज़ गिरा था। उसमें मनोज की फ़ोटो के साथ साथ इंग्लिश में उसके नई कंपनी के बारे में लिखा हुआ था। ललन इंग्लिश नहीं जानता था और वो मनोज का फ़ोटो को देखकर खुश हो गया। ललन, धन्यवाद गणेश जी, मुझे पता है आपने ही मेरी मदद की है। इस कागज़ में उस बॉस का एड्रेस लिखा हुआ था। ज़रूर मेरी तान्या भी इसके घर पहुंच गई होगी बदले लेने। मैं इसके घर जाऊंगा तो तान्या मुझे मिल जाएगी। मैं उसे बोलूँगा बदले लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ घर चलो। उस कागज़ में उसके घर का नहीं बल्कि कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ था और ललन उसी एड्रेस को दिखाकर हर ऑटो वाले को बोलता कि भैया, मुझे इस कागज़ में लिखे पते पर जाना है, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? एक ऑटो वाले ने उसे बैठा लिया और ऑटो चालू कर दी। उधर तान्या बातों बातों में मनोज की माम से कुछ जानने की कोशिश करने लगी और मनोज की माम दिल की बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से सब कुछ बताने लगी। तान्या, तो आप क्या बोल रही थी आंटी? आंटी, मैं मनोज के बारे में बोल रही थी। मनोज ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और पहली डील अमेरिका के किसी कंपनी के साथ है। आज तक मेरा बेटा कभी किसी के सामने झुका नहीं है। मनोज ने जिस भी मीटिंग को किया है उसे सक्सेसफुल ही किया है। उसे परफेक्ट लोग ही पसंद है, ऐसा नहीं है, बल्कि खुद भी वो परफेक्ट है। जिस दिन उसे कोई ऐसी परफेक्टनेस के बारे में सवाल कर देगा, उस दिन लगता है वो खुदकुशी कर लेगा शर्म से। यहाँ तक कि उसके आसपास भी परफेक्ट लोग ही रहते हैं। ये बात भी सभी बिजनेस पार्टनर जानते हैं, इसलिए तो आज तक किसी पार्टनर ने आवाज़ तक नहीं उठाई मनोज के सामने। तान्या, लेकिन अब ऐसा ही होगा आंटी जी। मैं आपके बेटे को रुलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगी। अगर किसी इंसान के बने बनाए इज्जत को ख़त्म कर दिया जाए तो वो इंसान तो रो पड़ता है, जैसे मेरे लल्लू ने रोया था। सोचते हुए बीच रास्ते में ऑटो वाले ने ऑटो रोक दी
और ललन के आगे चाकू निकाल कर खड़ा हो गया। उधर ललन की माँ भगवान को पूजा कर रही थी तो दिया बुझ गया। वसुंधरा, हे प्रभु, दिया बुझना तो अपशगुन माना जाता है। मेरा ललन ठीक तो है ना? मेरे भोला भाला ललन की रक्षा करना प्रभु। उधर तान्या के जख्म में दर्द होने लगा। तान्या मन में, मेरे जख्म अचानक दर्द क्यों होने लगे हैं? अभी तक तो नॉर्मल ही दर्द हो रहा था। ये कोई इशारा तो नहीं करना चाहती है? मेरा लल्लू ठीक तो है ना? हे भगवान, रक्षा करना उसकी। ऑटो वाला, सारा माल निकालो। ललन, क्या ये माल होता है? और आप इस तरह बीच रास्ते में क्यों रोक दिए? ऑटो वाला, ज़्यादा भोला मत बन और जितने भी पैसे हैं निकाल। ललन, लेकिन पहले मुझे उस जगह पर तो छोड़ दो, तब ना पैसे देंगे। ऑटो वाला गुस्सा में आकर ललन को जोरदार चाटा लगाया और उसके पैसे और सामान छीनकर ऑटो में बैठा और भागने लगा। यहाँ तक कि उस कागज़ को भी नहीं छोड़ा। ऑटो स्टार्ट करते वक्त ललन को धक्का दे दिया था। ललन उठा और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा और बोल रहा है, तुम इंसान हो या जानवर? इंसान होते हुए भी एक लाचार आदमी की मदद करने की बजाय उसे लूट कर जा रहे हो। मेरा सारा पैसा रख लो, लेकिन मेरा कागज़ तो देते जाओ। मैं कैसे ढूंढूंगा अपनी तान्या को? कुछ दूर तक पीछा किया और फिर थक हार कर एक जगह बैठ गया। ललन पूरा पसीने से लथपथ सुनसान सड़क पर बैठा अपने आप से बड़बड़ा रहा है, मैं अपनी तान्या को बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा, लेकिन कैसे? मैं तो खुद किसी का शिकार बन रहा हूँ। हे गणपति महाराज, मेरी मदद करो और तान्या का ख्याल रखना। अब तो मेरे पास वो कागज़ भी नहीं रहा जिसमें मनोज का पता लिखा था। मनोज हाउस में। तान्या, मुझे अपनी लल्लू की इतनी फिक्र क्यों हो रही है अमन? तुम प्लीज़ बापू से फ़ोन करके पूछो ना लल्लू की हाल चाल। अगर मैं अपने फ़ोन से करूँगी तो लोग समझ जाएंगे कि मुझे सब याद है। अमन, अच्छा मैं फ़ोन करके पूछ लूँगा, लेकिन उससे पहले ये कपड़े लो। मनोज की मॉम ने भिजवाया है, शाम को पार्टी है। कपड़े खोल कर देखने के बाद पता चला कि वो कपड़ा बहुत छोटा है। तान्या कभी इतने छोटे कपड़े नहीं पहनी थी, इसलिए वो हैरान हो गई। तान्या, अमन, मैं कैसे पहनूंगी इतनी छोटी ड्रेस? कुछ करो। अमन, अब तुम परफेक्ट बनी हो तो पहनना ही पड़ेगा। अगर मनोज के करीब जाना है तो परफेक्ट बने रहना। एक दिन में क्या हो जाएगा? वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे माँ बापू थोड़े ना है। तान्या, ठीक है तुम जाओ, हमें कोई एक साथ देख लेगा तो समझ जाएगा कि हम दोनों कुछ प्लान बना रहे। अमन, आगे क्या सोचा है तुमने? एक नज़र बाहर देखते हुए। तान्या, उसकी मॉम ने बताया है कि उसके लिए सबसे बड़ा उसका इज्जत है। आज तक वो किसी की भी डील को हारा नहीं है और वो सभी बिजनेस पार्टनर के सामने हीरो बना रहता है और मुझे उसके करीब जाकर उसके इन्हीं इज्जत पर वार करना है। किसी इम्पोर्टेंट पार्टनर के बीच उसका ऐसा इंसल्ट करेंगे जिसके बाद वो कभी बिजनेस वालों के सामने सर उठा ना सके। 180 आंसू की बूंदें मैं भूली नहीं हूँ मनोज। अपनी गुस्से भरी आंखों से ललन के घर पर। वसुंधरा, अमन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ललन को ढूंढो। वो नादान है, ना जाने कहाँ भटक रहा होगा बेचारा। उस तान्या को छोड़ दो और जाकर अपने दोस्त ललन को ढूंढो। फ़ोन पर अमन से। ललन के बापू ने फ़ोन छीन लिया और बोला, नहीं अमन, सबसे पहले तुम तान्या बिटिया का ख्याल रखोगे। ललन को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। आखिर वो लड़का है, कब तक किसी और के सहारे रहेगा? अमन, आप लोग चिंता मत कीजिए, दोनों सुरक्षित रहेंगे। वसुंधरा फ़ोन ले ली और बोली, ललन का फ़ोन भी नहीं लग रहा है बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने बेटे की। अमन, आंटी, ललन कितनी बजे वाली ट्रेन से आया है? वसुंधरा, कल रात 8 बजे ही निकला था। अमन, अब तो वो मुंबई पहुंच चुका होगा, मैं कुछ करता हूँ। मनोज फ़ोन पर किसी से बोल रहा है, इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? तुम्हें पता है ना, लापरवाही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर शाम 7 बजे से पहले वो सामान मनोज हाउस में नहीं आया तो तुम्हारी जॉब नहीं बचेगी। मुझे किसी भी कीमत में आज रात उस तान्या को प्रपोज़ करना है। मैं उसकी परफेक्टनेस से प्यार करने लगा हूँ। दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की है वो, मेरे लिए और इस घर के लिए। फ़ोन के उधर से आवाज़ आया, परंतु बास मनोज हाउस के रास्ते में बहुत जाम लगे हैं। मैं समय पर कैसे पहुँचूँगा? आओ, शायद समय पर पहुँच जाओगे। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरी परफेक्टली प्रपोज नहीं कर पाया तो। उसी सुनसान रास्ते में चल रहा ललन बात कर रहा है। कुछ साल पहले ललन के घर पर ललन काम पर से आया और अपनी तान्या से पूछा,
आज भी बाबू अभी तक नहीं आए हैं, तान्या ने जवाब दिया। बस आते ही होंगे। लल्लू, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, ललन ने उत्सुक होकर पूछा। क्या सरप्राइज़ है? तान्या ने मुस्कुराते हुए। सरप्राइज़? वही लल्लू, सरप्राइज़। सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। ललन की उत्सुकता कम नहीं हुई थी और उसने फिर से उत्सुकता से पूछा, हाँ हाँ दिखाओ वो अपना सरप्राइज़। तान्या हंसने लगी और ललन के थोड़े करीब आई। तान्या अपनी सूट को थोड़ी सी लूज़ की और अपने गर्दन के पास बस थोड़े से नीचे पीठ पर लिखा हुआ लल्लू दिखाई। ललन भावुक होकर बोला, तान्या, तुमने मेरे नाम की गोदने क्यों गुदवाए? कितनी दर्द हुए होंगे, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तान्या, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, क्या मैं इतना दर्द नहीं सहन सकती हूँ तुम्हारे लिए? तान्या ने घुटने गुदवाए थे और दोनों बहुत इमोशनल हो गए। अब मुंबई में उसी बात को याद करते हुए ललन इस सुनसान सड़क पर भटक रहा है। तान्या को याद करने के कारण आगे पीछे कुछ नहीं सुन रहा है। उसके पीछे से एक कार बार बार हॉर्न बजा रहा है, लेकिन ललन नहीं हट रहा है। कार वाला, ये मेरे ब्रेक को क्या हो गया अचानक? फंस कैसे गया? कुछ भी करके ब्रेक लेने पड़ेंगे, नहीं तो उस आदमी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और मुझे मनोज के सामने ले जाने में और भी देरी होगी। लग जा ब्रेक, लग जा। ललन अपनी तान्या की बात को याद करने में कार की आवाज़ नहीं सुना और कार वाले से भी कार कंट्रोल नहीं हुए और ललन का एक्सीडेंट हो गया। उधर तान्या उस छोटे कपड़े पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने सज संवर रही है और इधर ललन उसी सुनसान सड़क पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा है। कार वाला भी बहुत डर गया और गाड़ी अपने आप रुक गई। कार वाला अपनी बड़ी सी मुंह खोलकर घायल ललन को देख रहा है। तान्या आईने के सामने बैठी और मेकअप कर रही है। अचानक तान्या के दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। तान्या, ये अचानक मेरे आंसू क्यों गिर रहा है बिना कोई रीज़न के? मेरा लल्लू ठीक तो होगा ना? मेरे आंसू सोचते हुए आंसू पूछने लगी। मनोज के आदमी ने ललन को अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने साथ मनोज हाउस में ले जाने को सोचा। वो आदमी सोचा, मैं अगर इसे हॉस्पिटल ले गया तो मनोज सर तो मुझे जान से ही मार देंगे। पहले मुझे उनका सामान उन्हें देना होगा, उसके बाद इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसे मैं अपने साथ मनोज हाउस ले जाता हूँ। गाड़ी में बैठा और मनोज हाउस की तरफ निकल गया। उधर मनोज हाउस के हॉल में मनोज अपने मन में सोच रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? इतनी जल्दी किसी अनजान लड़की पर भरोसा करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे नज़रअंदाज करूँगा तो मेरे लिए इससे परफेक्ट लड़की कभी नहीं मिलेगी। जिस लड़की को सही कॉम्बिनेशन की इतनी जानकारी है, वो मेरी बिजनेस में भी मदद कर सकती है। हाँ, यही सही रहेगा। मैं उसे आज ही प्रपोज़ करूँगा और अपनी वुड बी वाइफ बनाऊँगा। लेकिन वो अब तक आया क्यों नहीं? मैं माँ को इस बारे में बता चुका हूँ, अब वो बस फैसला करके बता दे मुझे। बाहर दरवाजे की तरफ देखते हुए सोच रहा है। उसी हॉल के किनारे में अमन तान्या के पास गया और घबराते हुए बोलने लगा, तान्या, मनोज तुम्हें प्रपोज़ करने वाला है, तुम जल्दी से फैसला कर लो, तुम्हें क्या करना है? तान्या, तुम्हें कैसे पता चला? अमन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लल्लू की बहुत चिंता हो रही है। मैं जल्द से जल्द अपना काम पूरा करूंगी और अपने लल्लू के पास चली जाऊंगी। मैं जा रही हूँ माँ बापू से फ़ोन से बात करने। तुम अपना फ़ोन दो, मेरे फ़ोन से रिस्क हो सकती है। अमन, ये लो मेरा फ़ोन, लेकिन तुम बाहर पार्किंग में जाकर बात करना, अंदर कोई भी सुन सकता है। तान्या फ़ोन लेकर अमन की ओर पीठ की और बाहर जाने लगी। अमन की नज़र अचानक तान्या की गर्दन की थोड़ी सी नीचे पीठ पर पड़ी। उस पर लिखा था ललन। अमन घबरा गया और माही को बताने के लिए उसकी ओर लपका, लेकिन तभी प्रिया के हाथ से गिलास गिर गया और अमन को साफ करने को कहने लगी। प्रिया, ओ मिस्टर, कहाँ चले? यहाँ साफ सफाई कौन करेगा? चलो यहाँ सफाई करो। इतनी देर में तान्या बाहर चली गई। अमन साफ करते करते अपने मन में सोच रहा है, अगर मनोज ने तान्या के शरीर पर ललन का नाम देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि तान्या बदला लेने आई है, क्योंकि मनोज जब ललन की बेइज्जती कर रहा था तब किसी ने उसका नाम ले लिया था और मनोज ने ये बोला था कि निकालो इस गंवार को, लल्लू कहीं का। अमन उस दिन की बात याद करने लगा जब मनोज ने ललन के चेहरे पर केक थोपा था। उधर वो आदमी मनोज के घर के बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाया और ललन को पीछे लेटा ही छोड़ दिया। अंदर जाने से पहले सोचा, मैं इस गाड़ी में ही छोड़ देता हूँ। मैं पहले सर को उनका सामान दे देता हूँ, तब इसे हॉस्पिटल ले जाऊँगा। गाड़ी को लॉक कर देता है, कहीं कोई इसे जख्मी हालत में ना देख ले।
वो आदमी अंदर चला गया और उसी गाड़ी के पास आकर तान्या खड़ी हो गई और फ़ोन पर अपने माँ बापू से बात करने लगी। तान्या की पीठ ललन की ओर थी। ललन तो बेहोश था, लेकिन अचानक उसे होश आ गया और अपना दुखता सर को छूते छूते ऊपर देखा तो एक लड़की दिखी जो फ़ोन पर बात कर रही थी और उसका चेहरा नहीं, सिर्फ पीठ दिख रही थी। अंदर उस आदमी ने अपने पॉकेट से एक नेकलेस निकाला और मनोज को दे दिया। अमन सफाई करने के बाद फिर से बाहर जाने लगा, तान्या को बताने की उसके शरीर पर ललन लिखा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है उसके छोटे कपड़े की वजह से। जैसे ही अमन बाहर जाने को सोचा तब तक प्रिया फिर से आ गई और उसे एक नया काम दे दी। प्रिया, काम चोरी करना तो कोई तुमसे सीखे। कहाँ जा रहे हो? चलो सबको ड्रिंक सर्व करो। अमन, मैं बस 1 मिनट में आया। प्रिया, मैं तुम सब नौकरों की बहाना अच्छे से जानती हूँ, कहीं जाने की अनुमति नहीं है। अगर 1 सेकंड के लिए भी काम चोरी किए तो काम से निकाल दूंगी। उस पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाई को सब कुछ परफेक्ट होनी चाहिए। अमन सबको ड्रिंक सर्व करने लगा और बार बार बाहर की ओर देख रहा है। उधर मनोज भी बाहर जाने के लिए सोचने लगा पार्किंग में। तान्या, अच्छा बापू, आप लोग से बात हो गई, लेकिन ललन कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। बापू, वो आज जल्दी सो गया, तुम उसकी चिंता मत करो। बापू अपने मन में याद करता है कि अमन उसे बोला था, लेकिन आप लोग प्लीज़ तान्या से कुछ मत बताना। अगर वो अपने लल्लू के बारे में कुछ भी सुनी तो बहुत चिंतित हो जाएगी। गाड़ी में बैठे ललन को बाहर खड़ी तान्या की गर्दन के नीचे लिखा ललन दिख गया। पहले तो ललन उसके बिना चेहरे देखे नहीं पहचान पाया, क्योंकि वो पहली बार इतने छोटे कपड़े पहनी थी। लेकिन जब उसका लिखा नाम देखकर ललन अपनी तान्या को पहचान लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, तान्या, तान्या, इधर देखो, मैं तुम्हारे पास आ गया। तान्या, मैं तुम्हारा लल्लू, पीछे तो देखो एक बार तान्या। लेकिन गाड़ी लॉक होने की वजह से उसकी कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी और ललन बेचारा शीशे को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। गाना चदरिया झीनी रे झीनी सी। तान्या अपनी पीठ ललन वाली गाड़ी की ओर करके फ़ोन पर बात कर रही है। ललन उस गाड़ी के शीशे को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। उधर अमन सर्व करते वक्त बार बार बाहर की ओर देख रहा है और मनोज भी उसी पार्किंग की ओर जा रहा है। जब तान्या की बात ख़त्म हो गई तब तान्या उस गाड़ी की तरफ अपना चेहरा की, लेकिन ठीक उसी वक्त ललन को चक्कर आ गया और बेहोश होकर उसी गाड़ी में गिर गया। जब तान्या अपना चेहरा पूरी तरह से उस गाड़ी की तरफ की तब उसे कुछ नहीं दिखा, बस गाड़ी के शीशे, क्योंकि ललन नीचे गिर चुका था। गाना बंद हो गया। मनोज जब तान्या के पास आया तो तान्या उसी गाड़ी की ओर देख रही थी और उसका पीठ मनोज की तरफ थी। मनोज ने जैसे ही ललन नाम देखा उसे सब कुछ याद आने लगा। उसे याद आ गया कि उस दिन एक आदमी ने कहा था, सर, ललन हमारे ऑफिस का पुराना एम्प्लॉय है, ये बहुत अच्छा काम करता है। तब मनोज ने कहा था, निकालो इस गंवार को, लल्लू कहीं का। मनोज समझ गया कि ये ललन के अपमान का बदला लेने आई है। मनोज तान्या के करीब गया और उसके चेहरे को अपनी ओर करके जोरदार चाटा लगाया। तान्या अपना हाथ अपने गाल पर रख ली और मनोज गुस्से वाली आंख दिखाते हुए बोलने लगा, तुम उस गंवार का बदला लेने आई थी? अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब देखो कैसे मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। वैसे तुम्हारे साथ और कौन कौन है? तुम्हारा वो गंवार दोस्त लल्लू भी आया है यहाँ, वो भी कोई वेश बदल कर बदले ले रहा है। बोलो तान्या, बोलो। इसी के साथ मनोज ने फिर से एक चाटा लगाया। मनोज, तान्या, तुम सुन नहीं रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तान्या हाँ चौंकते हुए। तान्या चौंक गई मनोज की आवाज़ सुनकर। तान्या अपने फ़ोन में अमन का मैसेज देख रही है। अमन ने जब मैसेज किया, तान्या तुम कुछ भी करना, लेकिन अपना पीठ मनोज की तरफ मत करना। तुम्हारे गर्दन के नीचे ललन का नाम लिखा हुआ है और मनोज को अच्छे से याद होगा कि जिसका अपमान किया था उसका नाम ललन है। मनोज समझ जाएगा कि तुम बदला लेने आई हो। तान्या उसके मैसेज को देखकर ये सोचने लगी कि मनोज उसका सच पकड़ लिया, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हुआ। मनोज जब आया तो तान्या अपने फ़ोन में देख रही थी और उसका चेहरा मनोज की तरफ था। तान्या मन में, अच्छा हुआ ये मेरा वहम था, लेकिन अब मुझे कुछ भी करके अपने लल्लू का नाम छिपाना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? अमन ने सही समय पर मैसेज तो कर दिया, लेकिन कुछ सुझाव नहीं दिया कि क्या करूं। मनोज, तान्या खुद से बातें करती रहोगी या मुझसे भी कुछ बोलोगी? मैं कब से यहाँ खड़े होकर तान्या तान्या चिल्ला रहा हूँ और तुम हो कि जवाब ही नहीं दे रही हो। उधर अमन याद करता है। अमन जब मनोज को बाहर जाते देखा तो सोचा कि मेरा फ़ोन तो तान्या के पास है,
मैं तान्या को कैसे इन्फॉर्म करूं? तभी अमन की नज़र प्रिया के फ़ोन पर पड़ी और अमन ने जानबूझकर प्रिया के ड्रेस पर डिंक गिरा दिया। और जब वो फ़ोन को टेबल पर रख कर वॉशरूम गई तो उसी वक्त अमन ने उसके फ़ोन लेकर तान्या के पास मैसेज कर दिया। अमन सोचते हुए, मैंने समय पर तान्या को बता तो दिया, लेकिन पता नहीं उसने पढ़ा भी या नहीं। ओ शिट, प्रिया के फ़ोन से तो मैंने वो मैसेज डिलीट ही नहीं किया। ललन के घर पर, वसुंधरा, अब बहुत हो गया, हम लोग कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे? मेरा ललन पता नहीं किस हाल में होगा। ये सब उस तान्या की वजह से मेरी मत मारी गई थी, जो उसे अनाथ आश्रम से उठा कर लाई। अब अगर मेरे ललन को कुछ भी हुआ तो उसे अपने घर की चौखट भी लांघने नहीं दूंगी। बापू, तुम ऐसा क्यों कहती हो? इसमें तान्या की कोई गलती नहीं है। हमारा ललन ठीक ही होगा और अमन है ना वहाँ, वो ललन को ढूंढ लेगा। वसुंधरा, नहीं, मैं किसी और के भरोसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती हूँ। मैं जा रही हूँ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने। आप भी चलिए मेरे साथ। ललन उसी गाड़ी में बेहोश पड़ा है जहाँ तान्या मनोज के साथ खड़ी है। मनोज, बोलो भी। तान्या, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं जानती हूँ कि इन दिनों स्वेटर पहनना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या आप अपना ब्लेज़र देंगे मुझे? मनोज, वाट, ब्लेज़र पहनोगी तुम? तान्या मन में, मुझे अपने लल्लू के नाम छिपाने के लिए तुम्हारा ब्लेज़र पहनना ही पड़ेगा। अगर मैं इन छोटे कपड़े में थोड़ा सा भी पीछे मुड़ी तो तुम्हें मेरे लल्लू का नाम मेरे गर्दन के नीचे दिख जाएगा। ब्लेज़र पहनने के बाद वो नाम छिपा रहेगा और मैं आसानी से अपने लल्लू के अपमान का बदला ले पाऊंगी। मनोज फिर से कुछ सोचने लगा। सॉरी, बट मैं अपना ब्लेज़र नहीं दे सकता। तान्या, बट वाई? मनोज, अगर मेरा ब्लेज़र मेरे शरीर से हट जाएगा तो मेरी ड्रेस परफेक्ट नहीं रह जाएगी और मुझे सिर्फ परफेक्ट ड्रेस कोड ही चाहिए। तान्या मन में, अब मैं क्या करूं? मैं वापस ड्रेस चेंज करने भी नहीं जा सकती। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, आइडिया। तान्या ने मनोज के शर्ट के कॉलर पर किस किया और अपने रेड लिपस्टिक का दाग उसके शर्ट पर लगाने के बाद बोले, अब हो गया ना ड्रेस कोड खराब? अब जल्दी से अपना ब्लेज़र मुझे दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, और जाकर नया ड्रेस पहन लो। मनोज अपना ब्लेज़र उतारा और तान्या को पहनाने लगा और मन में सोच रहा है, मुझे पहले से कंफ्यूज थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गई कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो, तभी तो बहाना मिलते ही तुमने मेरे गर्दन के पास किस किया। अंदर अमन अपने आसपास प्रिया को ढूंढ रहा है ताकि मौका मिलते ही उसके फ़ोन से वो भेजा हुआ मैसेज डिलीट कर सके। अमन को अचानक प्रिया दिखी, लेकिन वो अपने फ़ोन में ही कुछ देख रही थी। अमन घबरा गया और उसकी ओर दौड़ के गया। तभी उस पार्टी में किसी ने गाना बजा दिया। बोलना तान्या, बोलना। अमन प्रिया से फ़ोन लेने के लिए उसके बहुत नज़दीक चला गया और प्रिया उसे गलत समझकर बड़ी बड़ी आंखों से अमन को देखने लगी, लेकिन अमन नहीं रुका और प्रिया के बहुत नज़दीक जाकर उसे किस करना चाहा। प्रिया अपना फ़ोन फिर से टेबल पर रख दी और उसे धक्का देकर वहाँ से भाग गई। गाना अभी भी बज रहा था। बाहर पार्किंग में मनोज ने अपने पॉकेट से एक रिंग निकाला और तान्या की उंगली में पहना दिया। तान्या को अपने नज़दीक लाने के लिए खुद उसके करीब गया और अपना होंठ उसके कान के पास ले जाकर धीरे से बोला, मैं तुम्हारे परफेक्टनेस से प्यार करने लगा हूँ। मेरी वाइफ बनकर क्या तुम मेरी लाइफ को परफेक्ट बनाओगी? उसकी इन बातों से तान्या एकदम घबरा गई और शांति से वहीं खड़ी रही। वैसे तो तान्या का भी प्लान था कि वो मनोज के नज़दीक जाकर उससे बदले ले पाएगी, लेकिन इतनी नज़दीक नहीं। गाना अब भी चालू था। उधर अमन मैसेज डिलीट करने में कामयाब हो गया। इधर तान्या बुरी तरह से फंस चुकी थी, बल्कि उसने तान्या को छूते हुए उसके होठ तक पहुंच गए। तान्या के आँख खुद ब खुद बंद हो गए और वो अपने उस दिन की बात याद करने लगी जिस दिन वो ललन को प्रपोज करने वाली थी। कैसे वो कैंडल से पूरा घर सजाकर लल्लू का इंतज़ार कर रही थी। वो सोच रही थी कि जैसे ही लल्लू घर आएगा वो आज उसे प्रपोज करके दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती है। तान्या के आँख खुलकर बड़े हो गए। जब मनोज के होठ उसके होठ को चूमने की कोशिश करने लगे, तान्या उसे जोर से धक्का दी और वहाँ से रोते हुए भागने लगी। मनोज देखता रह गया और सोचने लगा, मुझे उसकी इजाज़त के बिना उसके इतने करीब नहीं जाना चाहिए। कितना बुरा लगा होगा तान्या को। मनोज खुद को सजा देने के लिए अपना हाथ उसी गाड़ी के शीशे पर मारा जिसमें ललन बेहोश पड़ा था। जैसे ही मनोज की नज़र शीशे के अंदर उस आदमी पर पड़ी, वैसे ही वो आदमी भी आ गया जिससे ललन की एक्सीडेंट हुई थी। मनोज उस गाड़ी को खोला और ललन को देखकर अपनी आंखें बड़ा कर लिया। मनोज ललन को पहचान लिया कि वो वही है जिसका मनोज ने अपमान किया था। उधर तान्या रोते हुए अपने कमरे में जा रही है। तान्या अपने कमरे में गई और रोते रोते कमरे के बाथरूम में गई और कपड़े बदल कर बाहर कमरे में आई तो अमन को सामने खड़ा था।
तानिया अपनी भीगी आंखों के साथ नीचे ज़मीन पर गिर गई और अमन के सामने रोते हुए बोलने लगी, मैं अब कोई बदला नहीं लूँगी। हम दोनों आज रात को ही अपने शहर जाएंगे। मैं अब और अपने लल्लू से दूर नहीं रह सकती। अमन सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया और पूछा, परंतु हुआ क्या? अभी तक तो बदले लेने के लिए तैयार थी, परंतु अब क्या हुआ? अमन अपने मन में सोचने लगा, कहीं ललन के माँ या बापू ने इसे ये तो नहीं बता दिया कि ललन मुंबई आया है और कहीं खो गया है। शायद इसीलिए तानिया वापस घर जाना चाहती है। तानिया, मैं बदला लेने के चक्कर में बहुत गलत कर रही थी, उस मनोज के साथ और खुद के साथ भी। तुम नहीं जानते अमन, अभी मेरे साथ क्या हुआ, मुझे बताते हुए भी घिन आ रही है। पार्किंग में जो हुआ वो सब याद करते हुए पार्किंग में उसका नौकर आ गया और मनोज को सब बताया कि कैसे उसे मजबूरन ललन को यहाँ लाना पड़ा। मनोज, इस गंवार को तुमने मेरे घर में लाकर बहुत बड़ी गलती की। चाहे ये कैसा भी हो, लेकिन इस हालत में छोड़ भी तो नहीं सकते हैं ना। ले चलो अंदर, डॉक्टर को मैं फ़ोन करता हूँ। वो नौकर, सर, लेकिन इसके सर से अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। मनोज, ये लो, इससे बांध दो। वैसे भी अब ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं रहा, अपनी शर्ट की ओर देखते हुए बोला। मनोज अपना शर्ट उतारा और अपने नौकर को दे दिया। वो नौकर उस शर्ट को ललन के माथे पर बांधा और जब तानिया के लिपस्टिक का लगा कलर ललन के सिर को छुआ तो ललन को थोड़ा होश आने लगा और हल्की आवाज़ में बोलने लगा, तत 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 तत। ललन तानिया बोलना चाह रहा था, लेकिन मनोज उसकी बात को नज़रअंदाज किया और उसे अपने घर के अंदर ले गया। ललन के घर पर वसुंधरा, ललन के बारे में कुछ पता चला? अभी पुलिस ने फ़ोन पर क्या बोला? बापू, हमारे बयान पर पुलिस ने उस मनोज का पता निकाल लिया है। आप जल्द ही उसके घर जाकर अपना ललन के बारे में पूछताछ करेंगे कि कहीं मनोज ने ही तो ललन को किडनैप नहीं कर लिया। वसुंधरा, हमारा ललन मिल तो जाएगा ना जी। अगर मेरे ललन को कुछ हो गया ना तो मैं उस तानिया को कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये सब उस तानिया के बदले के चक्कर में हो रहा है। ना वो मुंबई बदले लेने जाती और ना मेरा बेटा उसे बचाने मुंबई जाता। बापू, आप ये मत भूलो कि वो ललन के साथ हुए अपमान का बदला लेने गई है। आपको तो कुछ समझाना ही मूर्खता का काम है। अमन, ललन के साथ हुए अपमान को भूल गई तुम? तानिया, लेकिन मैं मनोज की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकती हूँ। तुमने नहीं देखा वो कितना करीब आ गया था? मैं अब और नहीं नाटक कर सकती। मेरा रूह कांप उठा जब उसने मेरे जिस्म को अपने होठ से छुआ। मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं सिर्फ अपनी ललन की हूँ, किसी और के बाहों में जाने का सोच भी नहीं सकती। और वो मनोज मुझसे शादी के सपने देखने लगा। मैं अपने लल्लू को धोखा नहीं दे सकती। अमन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये सब नाटक है। तानिया, तुम नहीं समझ रहे हो अमन, मुझसे ये सब नहीं होगा। तुम बस अभी के अभी वापस अपने शहर चलो। मुझे जल्द से जल्द अपने लल्लू के पास जाना है। उधर लल्लू का इलाज शुरू हो गया और मनोज के साथ साथ उसके परिवार वाले भी बाहर खड़े होकर ललन को देख रहे थे। प्रिया, भाई, आप बार बार इस आदमी को ललन बोल रहे हो, आपको इसका नाम कैसे पता? मनोज अपनी बहन और माँ को सब बात बताया जो उस दिन लल्लू के साथ वो किया था। उसकी माँ, ये तुमने बहुत गलत किया मनोज। प्रिया, हाँ भाई, वो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाया होगा, इसमें इस बेचारे की क्या गलती होगी? आपको इस तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए था। मनोज, मॉम, आपको पता है ना, मुझे सिर्फ परफेक्ट लोग ही पसंद है। मुझे उस वक्त इसका गंवारपन देखकर मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आया और मैंने उसके साथ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ मॉम, मुझे भी बुरा लगता है। बाद में मुझे बहुत बुरा लगा। अमन, तो तुम अपना बदला भूलकर वापस अपने शहर जाना चाहती हो? तानिया, हाँ, रोते हुए। अमन उसके जख्मी हथेली को एक टेबल पर रखा और उसके जख्म पर एक बोतल दारू गिराते हुए बोलने लगा, तुम ये भूल जाना चाहती हो कि तुमने अपने हाथ में इतनी गहरी जख्म सिर्फ और सिर्फ इस बदले के लिए दिया है? और क्या तुम ये भूल भी जाना चाहती हो कि तुम्हारा ललन बचपन से तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? लेकिन तुम ये कैसे भूल सकती हो कि ललन की आंखों से 270 आंसू की बूंदें गिरे थे? बोलो तानिया, तानिया, आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। तुम्हें कुछ पल के लिए दर्द झेलना है या जिंदगी भर के लिए ललन का अपमान? तानिया, क्या तुम्हें इतनी दर्द हो रही है कि ललन के आंसू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई? बोलो तानिया, क्या तुम अब भी इस बदले को अधूरे छोड़कर जाना चाहती हो? तानिया, जवाब दो। तानिया के जख्मों पर शराब गिरने की वजह से उसे बहुत दर्द होने लगा और वो पल भी याद आने लगे जब माही ने अपने हाथ को जख्मी किए थे। तानिया अपना हाथ जोर से झटकी और गुस्से में अपनी आंख लाल करके बोलना शुरू की, 270 नहीं, 180 आंसू की बूंदें गिरे थे मेरे लल्लू के आंखों से।
उस मनोज की वजह से, मनोज की आंखों से मैं ब्याह समेत आंसू ना गिराई तो मेरा नाम भी तान्या नहीं। तुम सही कह रहे हो अमन, मैं लल्लू के साथ हुए अपमान को भूल नहीं सकती। इसलिए मैं तुमसे, भगवान से और खुद से यह वादा करती हूँ कि अगले 24 घंटे के अंदर मनोज से बदला लूँगी और अपने लल्लू के पास शहर चली जाऊँगी। मैं आ रही हूँ लल्लू, तुम्हारे पास आ रही हूँ। अमन, मनोज की मॉम और उसकी बहन आपस में बात कर रहे थे कि 3 दिन बाद मनोज किसी 2 बड़े बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग करने वाला है और कोई बड़ा डील फाइनल होने वाला है। तान्या अपने में खो ही गई और गहरी साजिश करते हुए अमन से बोली, हमें किसी भी तरह उस मनोज का फ़ोन लेना होगा। कल के कल ही वो मीटिंग होगी और मेरा बदला पूरा होगा। अभी पार्टी ख़त्म होने में कितनी देर है? अमन, 10 बजे तक पार्टी ख़त्म होने वाला है, परंतु तुम करने क्या वाली हो? तान्या, तुम्हें एक काम करनी है, सुनो। तान्या अमन को प्लान समझाई और फिर दोनों आपस में कुछ बात की और बाहर पार्टी में गए और हाल में बहुत सारे लोग थे और उन्हीं के बीच मनोज भी था। तान्या एक गाना लगाई और मनोज के इर्द गिर्द घूम कर डांस करने लगी। गाना पल्लो लटके रे मेरा पल्लो लटके। तान्या उसके एकदम करीब चली गई। जब गाना में एक लाइन आया, सजना वो आँख तेरी है, बदतमीज रे, पानी पानी कर दे शर्म से, ऐसी चीज़ है रे। मनोज के बदन से चिपक कर उसके ब्लेजर के पॉकेट में हाथ डाली और उसका फ़ोन ले ली। डांस करते करते अमन के पास गई और फ़ोन को उसे दे दी। अमन फ़ोन लेकर साइड में चला गया और फ़ोन खोलकर मनोज के बिजनेस पार्टनर के पास मैसेज किया, किसी कारण बस मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जाना है, इसलिए हमारी मीटिंग कल की कल ही होगी। कल किस वक्त आप फ्री रहेंगे मुझे कॉल करके बस टाइम बता दीजिए, मैं समय पर ऑफिस पहुंच जाऊंगा। और हाँ, कल मैं अपनी होने वाली पत्नी को भी आप लोगों के सामने लाऊंगा, जो मुझसे भी ज़्यादा परफेक्ट है। उधर अमन मैसेज भेज दिया और उधर तान्या अपने डांस के जाल में मनोज को फंसा कर रखी थी। यहाँ तक कि जब मनोज को एहसास हुआ कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं है तो तान्या उसके और करीब चली जाती थी और मनोज को उससे प्यार होने लगा था। तान्या अपने मन में सोचती है, आई होप अमन ने अपना काम पूरा कर लिया होगा अब और मैं मनोज को नहीं रोक सकती, नहीं तो उसे मेरे ऊपर शक हो जाएगा। उधर अमन सोचता है कि तान्या ने जैसा बोला था मैंने मैसेज भेज दिया, आई विश वैसा ही हो जैसा तान्या चाहती थी। हॉल के ठीक सामने वाला कमरा में ललन को रखा गया था। जब ललन को गानों के शोर की वजह से होश आया तो वो तान्या को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आंखों के सामने तान्या का चेहरा नहीं, बस मनोज का पीठ दिख रहा था और तान्या को देखने के लिए यूँ उठने का प्रयास करने ही लगा। मनोज की माम जब ललन को जागा हुआ देखी तो वो बोली, नहीं बेटा, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, तुम चिंता मत करो, हम लोग बहुत भले आदमी हैं, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम अभी आराम करो। कल सुबह कुछ बात करना, ललन को कुछ बोलने से रोकते हुए बोली। अमन आकर फिर से उसी तरह तान्या को फ़ोन दे दिया और तान्या डांस करते करते मनोज की पॉकेट में डाल दी। गाना अब ख़त्म हो गया और मनोज को जब अपना फ़ोन अपने पास मिला तो वो हैरान हो गया और अपना फ़ोन चेक करने लगा। तान्या मौका मिलते ही अमन से पूछी, अच्छे से काम हो गया ना, और तुमने वो मैसेज डिलीट किया या नहीं? क्योंकि अगर मनोज ने वो देख लिया तो वो समझ जाएगा कि हमारा प्लानिंग। अमन, उस सीट मैं तो मैसेज डिलीट करना ही भूल गया। अब कुछ भी करो लेकिन मनोज को फ़ोन चेक करने से रोको, वो फ़ोन ही देख रहा है, कहीं मैसेज ना देख ले। तान्या, तुम मौका मिलते ही अपना काम पूरा कर लेना, मेरा ये जख्म किस दिन काम आएगा। जितना दर्द मैं सह रही हूँ उससे ज़्यादा मैं तुम्हें दर्द दूंगी मनोज। तान्या अपने जख्म फिर से कोई ड्रिंक गिरा ली और ज़ोर से चिल्लाते हुए बेहोश होने का नाटक की। मनोज उसके बेहोशी और चीख से डर गया और उसके हाथ से फ़ोन वहीं गिर गया। मनोज भागते हुए तान्या के पास आया। उधर अमन अपना पूरा काम कर लिया। तान्या को उसके कमरे में ले गया और उसके जख्म पर पट्टी लगाने लगा। तान्या आंख बंद में ही गुस्से में सोच रही है कि तुम चाहे कितना भी रहम कर लो मनोज, लेकिन मुझसे रहम और माफ़ी की उम्मीद मत रखना। अगर मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे जख्मों पर पट्टी नहीं नमक लगाऊंगी। अमन वहीं फ़ोन छोड़ दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद तुरंत उस क्लाइंट का फ़ोन आया और किसी ने फ़ोन उठाकर मनोज को दे दिया। फ़ोन उठाने के बाद उधर से आवाज़ आया, मिस्टर मनोज, मैं कल सुबह 9 बजे की ही मीटिंग के लिए आ रहा हूँ, और हाँ, अपनी होने वाली परफेक्ट वाइफ को ज़रूर लाना अपने साथ। हम लोग उनसे मिलकर देखना चाहते हैं कि आप इतने परफेक्ट हो तो आपकी पसंद कितनी परफेक्ट है। बोलकर फ़ोन काट दिया, क्योंकि अमन ने साफ साफ लिखा था, बस टाइमिंग बता दीजिएगा। मनोज हैरान हो गया, लेकिन फिर अपनी मीटिंग की तैयारी करने लगा। अपनी मॉम से बोला, मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें तान्या के बारे में कैसे पता चला। वो लोग तान्या से मिलना चाहते हैं
और वो भी कल ही मीटिंग में। पता नहीं तान्या मानेगी या नहीं। तान्या उन दोनों की बातें सुनकर अपने मन में सोचती, मैं कैसे नहीं मानूंगी मनोज। आखिर इस पल का इतनी बेसब्री से इंतजार जो कर रही थी, अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें रोते हुए देखूंगी, जैसे तुमने मेरे लल्लू को रुलाया था। अपने गुस्से भरी लफ्ज़ों में सोच रही थी। मनोज की बातों को सुनकर उसकी मॉम बोली, तुम चिंता मत करो, तान्या ज़रूर मान जाएगी, मैं उससे बात करूँगी। मनोज, उसे एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन का कपड़ा देना मॉम। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों के सामने बनाए हुए इतने सालों की इज्जत खराब हो। अगर उन्हें ज़रा भी मौका मिला तो मेरी इज्जत उतारने का मौका नहीं छोड़ेंगे और डील भी कैंसिल कर सकते हैं, जो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा। उसकी माम, हाँ मुझे पता है, ऐसा हुआ तो तुम जीते जी मर जाओगे, क्योंकि आज तक तुम्हारे हाथों से एक भी डील कैंसिल नहीं हुई है। अगली सुबह मनोज की माम आरती की थाल लेकर दोनों का टीका और आरती कर रही हैं। तान्या, आंटी जी, मैं आपके कहने पर इनके साथ जाने को तैयार हो गई, लेकिन क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? आंटी, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम मेरी होने वाली बहू हो, तुम जो बोलोगी वही होगा इस घर में। तान्या, आप प्लीज़ बहू बहू मत कीजिए, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि मुझे इनसे शादी करनी है या नहीं। मैं तो बस इनके डील कैंसिल ना हो इसलिए उनके साथ इनकी वुड बी वाइफ बनकर जा रही हूँ। आंटी, सॉरी बेटा, अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तान्या, आप अपने इस नौकर को हमारे साथ भेज दीजिए, क्योंकि इस घर में एक यही है जिसे सही कॉम्बिनेशन और परफेक्टनेस की थोड़ी बहुत नॉलेज है। अमन की तरफ इशारा करते हुए। मनोज, लेकिन आंटी तुम चुप करो। हाँ बेटा ठीक है, अमन जल्दी से तैयार हो जाओ और इनके साथ जाओ। जैसे ही तीनों घर से निकले, ललन की नींद खुली और वो बाहर जाते हुए तान्या को पहचान लिया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, तान्या तान्या। ललन तान्या तान्या करते हॉल में आया। तब तक तान्या और मनोज बाहर जा चुके थे। मनोज की मॉम और प्रिया ने ललन को सोफे पर बैठाया और पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, आराम करो। और तान्या को कैसे जानते हो तुम? तान्या मेरी होने वाली बहू है। ललन, तान्या चौंकते हुए, तान्या हमारी दोस्त है, वो कैसे आपकी बहू बन सकती है? तान्या तान्या बाहर जाते हुए। मनोज की माम, तान्या की सारी मेमोरी लॉस हो चुकी है, अब वो तुम्हें नहीं पहचानेगी। पहले तुम बैठो और संक्षेप में बताओ कि तान्या यहाँ कैसे पहुँची। उधर मनोज अपने ऑफिस में तान्या और अमन के साथ पहुँचा। अंदर जाने से पहले तीनों आपस से बात करने लगे। मनोज, तुम हाथ में बैग क्यों रखी हो? तान्या, ये बैग में मेरे कपड़े हैं, उन लोगों के पास जाने से पहले मैं कपड़े बदल लूँगी ताकि मैं परफेक्ट लगूँ और आपकी रेपुटेशन ख़राब ना हो। अमन, ठीक है सर, हम बाहर वेट करते हैं, आप अंदर जाइए और कुछ देर बाद तान्या मैम इंटर करेंगी। ललन के घर पर वसुंधरा टेंशन में इधर उधर घूम रही हैं और अपने पति से बोल रही हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं मेरा ललन मिला भी होगा या नहीं। बाबू, यहाँ के पुलिस वाले मुंबई पुलिस को कॉल किया है और जल्दी हमारे ललन तक पहुँच जाएंगे। उधर मनोज अपने क्लाइंट के पास अकेले अंदर गया और उन लोगों से स्टैंडर्ड से बातें करने लगा। सारे बिजनेस की बात करने के बाद जब डील फाइनल करने की बात आई, तब उन लोगों में से एक ने बोला, डील फाइनल तो हो ही जाएगी मिस्टर मनोज, बट उससे पहले मैं आपकी वुड बी वाइफ से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद ही आपकी डील फाइनल होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारी कंपनी में सिर्फ परफेक्ट वर्क ही होता है और आप तो बहुत परफेक्ट हैं, बट आपकी चॉइस परफेक्ट है कि नहीं, ये तो आपकी होने वाली वाइफ से मिलकर ही पता चलेगा। मनोज, ऑफ कोर्स, मैं अभी मिस तान्या को बुलाता हूँ। तान्या अंदर आओ। उधर मनोज हाउस में। ललन अपना भोलापन के कारण सारा बात मनोज की माम और प्रिया को बता दिया। उसकी माम बहुत चिंता में हो गई और प्रिया गुस्साते हुए बोली, तो तान्या भाई से बदला लेने आई है? इसका मतलब उसकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है, वो नाटक कर रही है ताकि भाई से बदला ले सके। ललन, भाई से बदला? मतलब अभी जिसे मैंने देखा वो मेरी ही तान्या थी और ये हमारे होने वाले बॉस का घर है? बोलिए, बोलते क्यों नहीं है? मेरी तान्या ठीक तो है ना? प्रिया, तान्या तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब तुम ठीक नहीं रहोगे। लेकिन उससे पहले मैं भाई को सतर्क कर देती हूँ, पता नहीं वो क्या कर रही होगी भाई के साथ बदला लेने के लिए। प्रिया फ़ोन लगाने लगी, लेकिन मनोज अपनी बिजनेस मीटिंग में व्यस्त होने के कारण फ़ोन नहीं उठा रहा था। प्रिया गुस्से में ललन को जोरदार थप्पड़ मारी। उसी वक्त वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस, अच्छा तो मेरा शक सही था, आप लोगों ने ललन सिंह को किडनैप कर रखा है। प्रिया, व्हाट? हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? आपको कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस, मुझे आप सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा, मैंने खुद अभी देखा है, आपने इस पर हाथ उठाया और ये आपके घर में ही क्यों पाया गया? उधर जब मनोज ने तान्या को अंदर बुलाया, तब तान्या को देखकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि तान्या एकदम देहातियों जैसा कपड़ा पहन ली और घटिया सी टोपी, उसके पैरों में टूटी फूटी स्लीपर देखकर वो लोग कहने लगे, हाउ डिसगस्टिंग। मनोज हाउस में। ललन, नहीं नहीं साहब,
इन सब में इन लोगों की कोई गलती नहीं है, उल्टा इन लोगों ने हमारा मदद किया है। अगर मनोज सर नहीं होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। पुलिस, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ भटक क्यों रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कितना चिंता कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है? प्रिया, मैं बताती हूँ, ये सब लोग सब मिलकर मेरे भाई से बदला लेने आए हैं। गिरफ्तार कर लो इसे और इसकी दोस्त तान्या को। ललन, नहीं नहीं साहब, तान्या को कुछ मत करना, वो तो मेरे लिए बदला लेने आई है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मनोज के ऑफिस में, मनोज, ये है हमारी होने वाली। कहते कहते रुक गया। एक पार्टनर, बोलिए मिस्टर मनोज, क्या यही है आपकी होने वाली पत्नी? तान्या, जी हाँ साहब, हम ही हूँ इनकी होने वाली पत्नी। जब हमारा ब्याह मनोज जी से हो जाएगा ना, तो हम इनके साथ इस ऑफिस में काम भी करूँगी। सब बिजनेस पार्टनर तान्या को ऐसे घूरने लगे जैसे किसी बच्चे ने पोटी कर दिया हो। मनोज को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मनोज के कानों में अमन बोला, आप गुस्सा मत कीजिए सर, आपके गुस्से की वजह से ये डील कैंसिल भी हो सकती है। मनोज अपना दांत पीसते हुए गुस्से में भी धीरे से बोला, लेकिन ये तान्या ऐसा अनपढ़ जैसी बातें क्यों कर रही है? इसे तो मैं परफेक्ट क्वीन समझा था और ये उस लल्लू से भी ज़्यादा गंवार निकली। अमन, आप प्लीज़ अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तान्या को शायद सब कुछ याद आ गया होगा और ये पहले से ऐसी ही होगी शायद, ये मेरा बस अनुमान है। दूसरा पार्टनर, तो यही है आपकी परफेक्ट वुड बी वाइफ? ये तो हिंदी की अच्छे से माँ बहन कर लेती हैं, तो हमारे बिजनेस का क्या करेंगी? तान्या, का माँ बहन? हिंदी की माई बाप भी होते हैं का साहब? हम तो ये बिजनेस से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तीसरा पार्टनर, तो आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी निकली मिस्टर मनोज, तो इस डील के बारे में क्या सोचा है आपने? डील के ऑनर आप ही रहेंगे या इन्हें बना दिया जाए? वो लोग बहुत मजाक उड़ाने लगे और मनोज गुस्से में खड़ा चुपचाप सुनता रहा। तान्या, साहब, आप सबके लिए एक केक लाए हैं, आप लोग सब मिलकर इस डील के फाइनल होने की खुशी में काटिए। हम अभी मोमबत्ती जला देते हैं। मनोज अपने मन में, जिंदगी में पहली बार मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, जो एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठा। अब कोई इज्जत नहीं बचेगी इन लोगों के सामने। ये लोग हर बिजनेस वालों से कहेंगे कि कैसी चॉइस है मेरी, और कोई डील फाइनल नहीं करेगा मेरे साथ। भगवान, मैं तो आपको दिल से मानता हूँ ना, तो फिर इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो मुझे? सोचते सोचते मिस्टर मनोज की आंख नम हो गई। हो भी क्यों ना, इतने सालों से बनाए हुए इज्जत जो खराब हो गए। लेकिन चुपचाप खड़ा रहा। तान्या केक में मोमबत्ती लगाई और उन लोगों को काटने को बोली। वो लोग खूब मन ही मन हंस रहे थे और केक काटने लगे। इधर पुलिस बोला, आप अपने भाई के पास फ़ोन करके पूछो, अगर उनके साथ कोई बदला नहीं लिया गया और वो सुरक्षित हैं तो हम ललन को इसकी शहर वापस भेज देंगे। और रही बात तान्या की, तो उनके खिलाफ़ मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं है, सो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ललन को घर भेज दूंगा। और हाँ, अगर आपके भाई के साथ कुछ भी हुआ होगा तो इस ललन के साथ साथ इनके साथियों को भी नहीं छोड़ेंगे। प्रिया फ़ोन लगाई और उदास नम आवाज़ में मनोज फ़ोन उठाया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रिया, अभी मैं बिजनेस मीटिंग में हूँ, फ़ोन रखो। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तान्या है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मनोज गुस्से में टोन मारते हुए बोला और पुलिस के सामने ये प्रूफ हो गया कि प्रिया झूठ बोल रही है। उधर पुलिस ललन को उसके शहर भेजने के लिए अपने साथ ले गया। ललन तान्या तान्या चिल्ला रहा था, लेकिन पुलिस कुछ नहीं सुना और बोला, जाकर अपने शहर में ढूंढो और ना मिले तो वहीं के थाने में कंप्लेन करना। अभी तुम्हें तुम्हारे शहर भेजना ज़रूरी है, मुझे अपना ड्यूटी पूरा करने दो। ललन उसके घर से तो चला गया, लेकिन प्रिया और उसकी माँ अपने बेटे के लिए चिंतित हो गई, क्योंकि तान्या अभी भी मनोज के साथ थी। मनोज के ऑफिस में उन लोगों ने हंसते हुए जब केक काटना शुरू किया तो तान्या ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगी और बोलने लगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उन लोगों को भी उतना ही गुस्सा आया जितना मनोज को आया था। जब ललन ने ऐसा बोला था, उन लोगों ने भी वैसा ही किया जैसा मनोज ने ललन के साथ किया था। जो केक काट रहा था वो मनोज के चेहरे पर जोर से सारा केक थोप दिया और बोला, आपकी चॉइस की सज़ा तो आपको ही मिलेगा मिस्टर मनोज। इतनी घटिया वाइफ चुनने के बाद बहुत बहुत बधाई हो, और आपसे ये डील छीना जाता है। अब करिए बिजनेस अपनी परफेक्ट पत्नी के साथ। दूसरा पार्टनर बोला, चलो सब यहाँ से। जिसकी चॉइस इतनी घटिया हो सकती है उसके साथ बिजनेस कैसा होगा? घटिया लोग, घटिया चॉइस। चलो सब। मैंने तो सुना था कि दुनिया का सबसे परफेक्ट बिजनेस मिस्टर मनोज ही चलाते हैं, लेकिन इस मीटिंग में पता चला कि कितनी अच्छी बिजनेस है मिस्टर मनोज की। इससे अच्छा चॉइस तो हमारी गली के कुत्तों की होती है। सब लोग जैसे ही बाहर निकले,
मनोज के चेहरे से केक की प्लेट नीचे गिरी। मनोज का सिर्फ आँख ही दिख रहा था, बाकी का चेहरा केक की मोटी परत से ढकी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, आंख लाल हो चुके थे, क्योंकि मनोज के साथ ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। इसलिए ज़्यादा दुख हुआ मनोज को। मनोज वहीं फर्श पर गिर गया और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। मनोज हाउस में उसकी मॉम, मुझे पता नहीं क्यों बहुत चिंता हो रही है। हे भगवान, मेरा बेटा मनोज की रक्षा कीजिएगा। भले ही ललन यहाँ से चला गया, लेकिन तानिया और अमन दोनों उसके दोस्त हैं और अपना बदला लेने के लिए पता नहीं क्या करेंगे मेरे मनोज के साथ। माँ और बेटी दोनों बहुत फिक्र कर रही हैं। उधर तानिया का बदला पूरा हो गया। उसके ऑफिस में तानिया 290, 291, 292। अमन, तानिया ये क्या कर रही हो तुम? तानिया, देखो अमन, हमारा बदला पूरा हो गया। इसने मेरे लल्लू के 180 आंसू की बूंद बहाए थे, लेकिन इसे तो इससे भी ज़्यादा ब्याह समेत आंसू बह चुके हैं। हमारा बदला पूरा हो गया अमन। तानिया और अमन बाहर शीशे से मनोज के आंसू को गिन रहे थे। मनोज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अमन, अब चलो यहाँ से। तानिया, ऐसे कैसे? अभी बदला पूरा करके आती हूँ। तानिया मनोज के पास गई और एक बाल्टी पानी उसके सिर पर डाली और उसके चेहरे से आधे केक साफ हो गई। तानिया उसके गाल को पकड़कर गुस्से में बोलने लगी, अब पता चल रहा है बनी बनाई इज्जत खोने के बाद कैसा लगता है। मेरे लल्लू को भी इतना ही बुरा लगा था जब सारे लोगों के सामने तुमने लल्लू के चेहरे पर ऐसे ही केक थोपे थे और उसे गंवार लल्लू बोले थे। लल्लू का नाम सुनते ही मनोज तानिया की तरफ देखा और समझ गया कि ये इसकी सब चाल थी। मनोज इतना दुखी था कि वो तानिया को कुछ भी नहीं बोला। तानिया, तुम्हें लग रहा होगा ना कि इन सब में क्या गलती थी तुम्हारी? गलती उस इंसान की भी नहीं थी जिसका अपमान तुमने किया था। कोई अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है, उसमें उस इंसान की क्या गलती? लेकिन तुमने उसकी इंसल्ट करने से पहले कुछ नहीं सोचा। अब तुम जिंदगी भर याद रखोगे कि किसी का अपमान करना आसान है, लेकिन उस अपमान को झेलना नहीं। अब जिंदगी भर याद रखोगे मनोज, किसी को कमज़ोर समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। उसका कोई अपना भी हो सकता है जो तुम्हें जवाब देगा। उसके चेहरे को दूसरी तरफ धक्का दी और उठकर वहाँ से जाने लगी। जाते जाते फिर से रुक गई और अपने पैरों से उसके शरीर को धक्का देती हुई बोली, पूरे 180 आंसू के बूंद बहे थे मेरे लल्लू के, और तुम्हारे उससे कहीं ज़्यादा। अब गिनते रहो और याद रखना कि कभी किसी का अपमान मत करना। मेरा ये जख्म देख रहे हो, आज तक इस पर दवा नहीं लगाई हूँ, लेकिन आज इस पर दवा लगाकर इसे ठीक करूँगी। इतना याद रखना, अपने दोस्त लल्लू के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाहर गई और अमन के साथ उस ऑफिस से निकल गई। मनोज अभी तक रो रहा है और वहीं गिरा पड़ा है। तान्या को अपने दोस्त के अपमान का बदला पूरा हो गया। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।